अरहं सुगुरु शरणं विघ्न हरणं मिटे मरणं सहज हो मन जगे चेतन करे दर्शन स्वयं के हम बने अरहं बने अरहं बने अरहं बने अरहं ओम अरहं सुगुरु शरणं विघ्न हरणं मिटे मरणं सहज हो मन जगे चेतन करे दर्शन स्वयं के हम बने अरहं बने अरहं बने अरहं बने अरहं ओम अरहं सुगुरु शरणं विघ्न हरणं मिटे मरणं सहज हो मन जगे चेतन करे दर्शन स्वयं के हम बने अरहं बने अरहं। बीजेएस लेडीज विंग की चेयरपर्सन मिसेस पूजा जी तातेड़ को आमंत्रित करती हूँ कि वो आकर सभा को संबोधित करें। कृष्णानंदन भगवान महावीर स्वामी को नमः। सम्मानीय मंच एवं पधारे हुए अतिथियों को मैं बीजेएस नागपुर सेंट्रल लेडीज विंग की ओर से स्वागत करती हूँ। सब कुछ पाया इस जीवन में, सब कुछ पाया इस जीवन में, फिर भी इच्छाएं बाकी है। दुनिया से हमने क्या पाया, ये लेखा जोखा तो बहुत हुआ। इस जग ने हमसे क्या पाया, बस ये गणनाएं बाकी है, बस ये गणनाएं बाकी है। इसी सोच के साथ सन 2019 में जन्म हुआ बीजेएस नागपुर सेंट्रल लेडीज विंग का। पिछले साल हमने कैरियर गाइडेंस वेबिनार, ट्री प्लांटेशन, स्ट्रेस कंट्रोल वेबिनार, हेल्थी डाइट वेबिनार आदि कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किए। इसी श्रृंखला में आज हमने ये फर्स्ट एड अवेयरनेस प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया। सबसे पहले हम सभी हेल्थ वर्कर्स को बीजेएस लेडीज विंग की ओर से आभार, हम इन सबको नमन करते हैं। आप लोगों की निस्वार्थ भाव से जो मानव सेवा कर रहे हैं उसको हम सैल्यूट करते हैं। परिवार के आपातकालीन स्थिति में अगर हमें काम आना है तो जरूरी है बुनियादी लाइफ सेविंग टेक्निक्स आनी चाहिए, ताकि उस आपातकालीन स्थिति में हम जहां हमारे परिवार को हमारी सूझबूझ की जरूरत है वहां हम उस समय हम घबराएं नहीं। आशा करती हूँ ये वर्कशॉप हम सबके लिए लाभकारी होगी। अंत में यही दुआ देती हूँ, ए सुबह तुम जब भी आना, हर परिवार में बस खुशियां ही लाना, हर चेहरे पर हंसी सजाना, हर आंगन में फूल खिलाना और हर जीव को स्वस्थ बनाना, हर जीव को स्वस्थ बनाना। जय महावीर। आश्रम हॉस्पिटल से आए हुए अतिथियों और डॉक्टर का हम सम्मान करते हैं और सम्मान करना चाहते हैं। डॉक्टर गौरव जी छाजेड़ के सम्मान के लिए मैं श्री आनंद जी ओसवाल को आमंत्रित करती हूँ। श्री ललित जी टावरी के सत्कार के लिए मैं डॉक्टर सुमिता जी जोगड़ और मिसेस अश्विनी जी गुंदेचा को आमंत्रित करती हूँ। मिस्टर तुषार के सम्मान के लिए
मिसेस पूजा जी छाजेड़ को आमंत्रित करती हूँ। मिस कल्पना जी के सम्मान के लिए मिसेस नमिता जी मिस कल्पना जी के सम्मान के लिए मैं मिसेस नमिता जी झामर और मिसेस उज्ज्वला जी बटेवरा को बुलाती हूँ। मिस गायत्री के सत्कार के लिए मिसेस पूजा जी ओस्तवाल को बुलाना चाहती हूँ। सभी कार्यक्रम के अंत तक स्थिरता बनाए रखें। फर्स्ट एड ट्रेनिंग के बाद लकी ड्रॉ होने वाला है। 3 लकी विनर्स को प्रदीप एजेंसीज प्रोप्राइटर श्री प्रदीप जी बदानी की तरफ से फ्री शॉपिंग वाउचर्स मिलेंगे। प्रदीप एजेंसीज फैशन ज्वेलरी में डील करता है। आज जो भी यहाँ पे उपस्थित है उन सबको भी फैशन ज्वेलरी का डिस्काउंट वाउचर व्हाट्सएप पे सेंड किया जाएगा। Now I request Dr. Ritu Jain to introduce Dr. Gaurav Chhajer to us. मिस्टर परेश जी के सम्मान के लिए मैं डॉक्टर ऋतु जैन को आमंत्रित करती हूँ। Thank you, Dipali. सभी को जय जिनेन्द्र. A very warm welcome to all. I feel honored to introduce our guest speaker and today's guide, Dr. Gaurav Chhajer ji. He is MBBS, MD, anesthesiology, and holds a fellowship in cardiac anesthesiology, having an experience of 5 years in the same. Presently, he is working as a consultant cardiac anesthesiologist in Swastham Super Speciality Hospital, Nagpur. He has conducted multiple workshops in 2D echo, difficulty airways, and blood transfusion. He holds a great skill in managing off-pump and on-pump adult and pediatric cardiac procedures, airway management, post-operative management of cardiac surgical patients, intensive care management for perioperative patients. Now I hereby invite Dr. Chhajer ji on the podium to enlighten us on the first aid procedures and CPR, as it can save lives when every second counts. Thank you. Over to you, sir. Other dignitaries on the dais to please occupy the first row. Thank you very much. Please, sir. Thank you. The stage is yours. Yeah. Good afternoon, everyone. Jai Jinein. Myself, Dr. Gaurav Chhajer. I am currently working as consultant cardiac anesthesiologist at Swastham Hospital. In short, heart का anesthesia. ठीक है. Are you comfortable with हिंदी और इंग्लिश? चलेगा? ठीक है. हम अब स्टार्ट करते हैं हमारा CPR का वर्कशॉप. दिस इज बेसिक फर्स्ट एड फॉर मेडिकल इमरजेंसीज. हम सबको पता होना चाहिए अगर हमारे घर में या हमारे आसपास अगर मेडिकल इमरजेंसी होती है तो हमारे घर से लेकर पेशेंट की जो कंडीशन में पेशेंट है अभी वहां से लेकर हॉस्पिटल तक पहुंचने तक हम लोगों ने क्या प्रिपरेशन करना है, क्योंकि हॉस्पिटल पहुंचने के बाद जो कुछ भी करना है वो डॉक्टर ने करना है, एक प्रोफेशनल ने करना है, स्किल्ड प्रोफेशनल ने करना है. तो हमने क्या करना है इसके बारे में ये वर्कशॉप है. हम यहाँ से जब जाएंगे, स्टेप आउट करेंगे दरवाजे से, तब हमको पता रहना चाहिए कि हमने कुछ टेक होम मैसेज लिया है, ताकि हम हर एक इंडिविजुअल पर्सन एज अ सेमी प्रोफेशनल तो भी बन जाए. ठीक है. तो उस रिगार्डिंग हम काम करेंगे कि हमको एक सेमी प्रोफेशनल या प्रोफेशनल से थोड़ा पहले का क्या प्रिपरेशन होता है वो पता रहना चाहिए. ठीक है. तो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर नेक्स्ट सेशन विद द PPT. दिस इज बेसिक फर्स्ट एड फॉर मेडिकल इमरजेंसीज. हम सबको पता है फर्स्ट एड बॉक्स, फर्स्ट एड किट हमारे सबके घर में होता है, पर वो फर्स्ट एड किट में क्या रहना चाहिए, उसका यूजेज हम कैसे करना चाहिए, जनरल बैंडेज और ड्रेसिंग करना तो हम सबको आता है. बच्चों को अगर लग जाए, अगर हमारे घर में जो बुजुर्ग है उनको अगर कुछ हानि हो जाए तो हमको उनके साथ क्या करना है, कैसे प्रिपेयर करना है,
एक ग्रॉस आइडिया तो है, पर वो स्ट्रीमलाइन कैसे करना है वो हमको देखना है। क्या वो टॉप डाउन से कर सकते हैं। ओके, तो ये सेशन के हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या है? रिकॉग्नाइज द बेनिफिट्स ऑफ ऑब्टेनिंग फर्स्ट एड एंड सीपीआर सर्टिफिकेशन। हमको बेनिफिट्स क्या क्या है सीपीआर के उसको समझना है। आइडेंटिफाई प्रॉपर प्रोसीजर फॉर वेराइटी ऑफ मेडिकल इमरजेंसीज। हर एक मेडिकल इमरजेंसी अलग अलग है। सारे मेडिकल इमरजेंसीज अलग अलग है, हमको उसको आइडेंटिफाई करना है। असिस्ट इन एडमिनिस्ट्रिंग फर्स्ट एड व्हेन अ कोवर्कर इज इंजर्ड। हमारे साथ वाला अगर इंजर होता है, हमारा कलीग या हमारा घर का कोई सदस्य अगर इंजर होता है, तो उसको फर्स्ट एड कैसे देना है वो हमको असिस्ट करना है। और डू नॉट फर्दर हार्म। हम काफी बार सीपीआर देते देते पेशेंट को, सीपीआर एक स्किल नहीं दी जाए, स्किल्ड प्रोसीजर नहीं दी जाए, तो सीपीआर देते देते हम पेशेंट को हार्म भी कर सकते हैं। सीपीआर में बहुत इंपॉर्टेंट होता है चेस्ट कॉम्प्रेशन देना। चेस्ट कॉम्प्रेशन देना मतलब हार्ट को पंपिंग करना हमारे हाथों से। तो बहुत सी बार ऐसा होता है अगर हम स्किल्ड सीपीआर न दे तो उसमें पेशेंट को हार्म भी होता है, हमारे रिलेटिव को हार्म भी हो सकता है। सो डू नॉट फर्दर हार्म। सीपीआर का लॉन्ग फॉर्म है कार्डियो पल्मोनरी रेसिस्टेशन। ठीक है, कार्डियो मतलब हार्ट, पल्मोनरी मतलब लंग, रेसिस्टेशन मतलब बचाना। ठीक है, तो सीपीआर मतलब कार्डियो पल्मोनरी रेसिस्टेशन। इसमें दो स्टेट्स आती है, इसमें दो कंपार्टमेंट आते हैं। पहला रहता है बीएलएस एंड नेक्स्ट वन इज एसीएलएस। बीएलएस मतलब बेसिक लाइफ सपोर्ट। जो अनट्रेन्ड प्रोफेशनल या सेमी ट्रेन्ड प्रोफेशनल जो देता है उसको बीएलएस कहते हैं। और जो हॉस्पिटल में आने के बाद में डॉक्टर जो कंटिन्यू करता है, या फिर डॉक्टर की टीम अगर सीन पर आकर, अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाती है, हम कॉल करते हैं डॉक्टर को, डॉक्टर आ रहा है, डॉक्टर की एम्बुलेंस आ रही है, डॉक्टर के साथ नर्सेस आ रहे हैं, ट्रेंड स्टाफ आ रहा है, वो जब सीपीआर प्रोवाइड कर रहा है, दैट इज ACLS, एडवांस कार्डियक लाइफ सपोर्ट। सो सीपीआर इज नाउ कंसिस्ट ऑफ BLS एंड ACLS। ठीक है, एक क्विज है, आफ्टर एन एक्सीडेंट इमीडिएटली मूव द, ट्रू या फॉल्स, ये हमको समझना है आपके करंट नॉलेज के हिसाब से। ठीक है, हमने अभी सीपीआर का ट्रेनिंग लिया नहीं है, BLS का ट्रेनिंग लिया नहीं है, तो BLS के ट्रेनिंग के पहले हमको एक क्विज फॉलो करना है। हम देखते हैं कि आपका करंट नॉलेज क्या है। आफ्टर एन एक्सीडेंट इमीडिएटली मूव द विक्टिम टू अ कंफर्टेबल पोजीशन, ट्रू और फॉल्स? एक्सीडेंट होने के बाद जल्द से जल्द हमको विक्टिम को कंफर्टेबल पोजीशन में लाना है, ट्रू या फॉल्स? यस, इट्स ट्रू। हमको कंफर्टेबल पोजीशन में लाना है पेशेंट को। अगर पेशेंट अनकंफर्टेबल पोजीशन में है, पेशेंट अगर पेट के बल लेटा हुआ है, तो हमको उसको सीधा करना है, कंफर्टेबल पोजीशन में लाना है। ठीक है, इफ अ पर्सन इज ब्लीडिंग यूज अ टोर्निक्यू। टोर्निक्यू मतलब पट्टी बांधना। काफी मूवीज में बताते हैं अगर यहाँ सांप काटा है तो यहाँ पट्टी बांधते हैं। ठीक है, एक ग्रॉस, इसको टोर्निक्यू बोलते हैं, ये इसलिए मैंने समझा। ट्रू और फॉल्स अभी मैंने नहीं कहा है। यहाँ ब्लीडिंग हो रही है, यहाँ बैंडेज बांधना है, पट्टी बांधना है, बांधना है। ठीक है, ट्रू या फॉल्स? क्या लग रहा है? ट्रू। ठीक है, ट्रू। यस, ब्लीडिंग कम करने के लिए, ब्लीडिंग बंद करने के लिए, सप्लाई यहां से हो रहा है, सप्लाई बंद कर देंगे, पेशेंट का फर्दर ब्लड लॉस नहीं होगा। ठीक है, साइंस ऑफ हार्ट अटैक इंक्लूड शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, एंजाइटी एंड पर्सपिरेशन। हार्ट अटैक का साइन क्या है? शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, दम लगना। ठीक है, एंजाइटी होना, पर्सपिरेशन, बहुत ज्यादा पसीना आना। ठीक है, ट्रू। ऑल बर्न्स कैन बी ट्रीटेड विद फर्स्ट एड अलोन, नो इमरजेंसी मेडिकल अटेंशन इज नेसेसरी, फॉल्स। ऑल बर्न्स सिर्फ फर्स्ट एड से नहीं होते हैं ट्रीट, इमरजेंसी मेडिकल कंडीशन है ये। ठीक है, ये इमरजेंसीज है। दिस इज, व्हाट इज इट? ब्लीडिंग, इजंट इट? ये क्या है? वेरी गुड, चोकिंग। खाना खाते खाते हमारे विंड पिप में अगर खाना चला जाता है, ट्रकिया में अगर खाना चला जाता है, तो दैट मेक्स एन इमरजेंसी। दिस इज हार्ट अटैक इन कॉमन लैंग्वेज। 4 बेसिक रूल्स, अगर इमरजेंसी होती है तो हमको क्या करना है? हमको ये 4 बेसिक रूल्स फॉलो करना है। पहला, कॉल फॉर हेल्प इमीडिएटली। किसी को पता है हेल्पलाइन नंबर क्या है? मेडिकल हेल्पलाइन नंबर इंडिया में? ठीक है, माला के 108 मनी। वेरी गुड। ब्रिंग हेल्प टू द विक्टिम, मेडिकल इमरजेंसी को फोन कर दिया, उसके बाद में हेल्प बुलाई। थर्ड है चेक द एबीसीज। एबीसीज क्या है मैं आपको आगे बताऊंगा। डू नॉट फर्दर हार्म। एबीसीज मतलब एयरवे, ब्रीदिंग एंड सर्कुलेशन। ठीक है, तो ये हमको फॉलो करना है। एबीसी,
एयरवे, ब्रीदिंग एंड सर्कुलेशन, उसका करेक्ट ऑर्डर चेंज हुआ है 2010 के बाद में। नाउ इट इज CAB। CAB सबसे पहले आता है सर्कुलेशन, फिर एयरवे एंड देन नेक्स्ट इज ब्रीदिंग। डू नॉट फर्दर हार्म। असेस द सीन। अगर हम हमारे घर में है या हम कोई स्क्वायर पे है, कोई चौक पे है, कोई रोड पे है, अगर पेशेंट या फिर कोई विक्टिम या फिर सिटीजन कोई अगर गिरा हुआ है तो सबसे पहले हमको क्या करना है? असेस द सीन। सीन को असेस करना है, पहले जाकर देखना है समझना है कि वहां क्या चल रहा है। इवेल्युएट द सीन मतलब सीन को पूरी तरह से समझना है वहां क्या चल रहा है। असेस सेफ्टी। सेफ्टी किसकी? सबकी सेफ्टी। मेरी सेफ्टी, पेशेंट पड़ा हुआ है उसकी सेफ्टी, और बायस्टैंडर मतलब जो साथ में खड़े हैं सबकी सेफ्टी देखना है। प्रायोरिटाइज केयर, क्या क्या करना है वो प्रायोरिटाइज करना है। अगर पेशेंट को चक्कर आके गिरा हुआ है तो हमको उसको ऑक्सीजन नहीं लगाना है। वो चक्कर आके क्यों गिरा है उसका रीजन फाइंड आउट करना है, उसको ट्रीट करना है, उसको कहते हैं प्रायोरिटाइजेशन। सबसे पहले कौन सी प्रायोरिटी देना है उसको देखना है, ठीक है। चेक फॉर मेडिकल अलर्ट टैग्स। हमको मेडिकल अलर्ट है या नहीं है इसको हमको पेशेंट को टैग करना है। अगर पेशेंट सिर्फ सोया हुआ है, रास्ते पे अगर कोई बेगर है वो भी सोया हुआ है, वहां पे हमको मेडिकल इमरजेंसी अलर्ट नहीं करनी है। वो अगर असेस किया है हमने प्रॉपर तो हमको समझ जाएगा कि ये मेडिकल टैग है या नहीं है। डू हेड टू टो चेक। सर से लेकर पैर तक हमको पेशेंट को चेक करना है, एग्जामिन करना है कि वो सही है, ठीक है या नहीं है। और वो नहीं है या फिर हमको कैसे असेस करना है वो भी मैं आगे बताऊंगा। मूव ओनली इफ नेसेसरी। हमको अगर लगता है कि उसको मूव करना है तभी हमको उसको वो सिनेरियो में मूव करना है, ठीक है। अब मैंने पेशेंट को चेक किया, मेरे को लगा नो ब्रीदिंग, एडमिनिस्टर CPR। अगर ब्रीदिंग नहीं है पेशेंट को तो हमको उसको CPR देना है। CPR क्या है हम अपने नेक्स्ट स्लाइड्स में देखेंगे। एडमिनिस्टर CPR देना है। ले द पर्सन ऑन हिज और हर बैक। हमको पेशेंट को उसके पीठ पर लिटाना है। अगर पेशेंट साइड पे लेटा हुआ है या पेट के बल लेटा हुआ है तो हमको उसको सीधा लेटाना है, सुपाइन पोजीशन जिसको बोलते हैं। सुपाइन पोजीशन में इसलिए लिटाना है कि हार्ट हमारे सामने आ जाए, विजुअलाइज हो। अगर पेशेंट लैटरल में है तो हार्ट हमारे सामने नहीं रहेगा, पंपिंग इफेक्टिव नहीं हो पाएगी, इसलिए हमको पेशेंट को उसके पीठ पे लेटाना है। अब पीठ पे लेटाना है उसकी भी एक प्रॉपर सिनेरियो फॉलो करना है। हमको पेशेंट को पीठ पे लेटाना है, उसके सारे अंग एक साथ मूव करके। अगर पेशेंट लैटरल सोया हुआ है, अगर विक्टिम लैटरली लेटा हुआ है तो हमको उसको पूरी तरह एक साथ लिटाना है। ऐसा नहीं कि हमने उसको लिटा दिया उसकी गर्दन उसी साइड मुड़ी हुई है, ऐसा नहीं करना है। इट विल फर्दर हार्म द पेशेंट। हमको उसकी गर्दन को भी पकड़ना है, उसकी पूरी बॉडी पार्ट्स को पकड़ना है और सब पार्ट्स को इक्वली एक साथ में सुपाइन पोजीशन में लाना है। ऐसा क्यों करना है? क्योंकि अगर पेशेंट के सर्वाइकल इंजुरी रही तो हम पेशेंट की सर्वाइकल इंजुरी को ज्यादा बढ़ा देंगे। अगर वहां कोई बोन अगर अंदर के न्यूरल टिश्यू को पेनिट्रेट कर रहा हो, कंप्रेस कर रहा हो, अगर हम इमीडिएटली पेशेंट की पोजीशन टर्न कर देंगे तो सर्वाइकल इंजुरी बहुत ज्यादा बढ़ेगी। इसलिए हमको एक साथ में पेशेंट को बिना उसकी एक्चुअल पोजीशन, सुपाइन पोजीशन को बिना हैम्पर किए हुए उसको एक साथ में सीधा लिटाना है। एंड देन नेक्स्ट इज गिव चेस्ट कंप्रेशन, ठीक है। टिल्ट हेड स्लाइटली, ब्रीथ इनटू द पर्सन्स माउथ। ये CPR का सिनेरियो है। पहले ले द पर्सन ऑन हिज और हर बैक, गिव चेस्ट कंप्रेशंस, टिल्ट हेड स्लाइटली एंड देन ब्रीथ इनटू द पर्सन्स माउथ, ठीक है। कंटिन्यू अंटिल EMS पर्सन अराइव। जब तक EMS इमरजेंसी मेडिकल सर्विस का हमारा हेल्प नहीं आ जाता है तब तक के हमको चेस्ट कंप्रेशन कंटिन्यू करना है। ब्लीडिंग के लिए हम CPR डिटेल में देखेंगे, हमारे पास में और एक PPT है उसमें देखेंगे हम। नाउ ब्लीडिंग में हमको क्या करना है? स्टॉप द फ्लो ऑफ ब्लड, वियर ग्लव्स, कवर द वुंड एंड अप्लाई प्रेशर। हमको फ्लो को बंद करना है। कैसे बंद करना है? अगर इफ हमारे पास में ग्लव्स अवेलेबल है, सबसे पहले वियर द ग्लव्स, क्योंकि हमको हमारी सेफ्टी सबसे ज्यादा पहले देखनी है, प्रायोरिटाइज करनी है। अगर हम सेफ रहेंगे तो हम पेशेंट को सेफली रेसिटेट कर पाएंगे। सो दैट्स व्हाई वियर द ग्लव्स। कोविड सिनेरियो में बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी सेफ्टी प्रायोरिटाइज करना। That's why wear the gloves, cover the wound, wound को कवर करना है so that पेशेंट को ज्यादा इंजुरी ना हो, उसकी वुंड में से और ज्यादा ब्लड ना बहे। और अगर हम उसको कवर करते हैं तो ब्लड वहीं रहेगा, वहीं रहा हुआ ब्लड, स्टैटिक ब्लड, न हिलता हुआ ब्लड, न बहता हुआ ब्लड क्लॉट फॉर्म करेगा, ब्लीडिंग को रोक देगा, ठीक है। अप्लाई प्रेशर। अगर बहुत ज्यादा मूवीज में बताते हैं, कभी कभी तलवार लग जाती है तो फवारा उड़ता है, मूवी में थोड़ा ज्यादा बताते हैं, पर थोड़ा बहुत सिनेरियो उसी तरह से रहता है। कभी कभी फवारा उड़ता है। अगर आर्टरी को इंजुरी हुई तो डेफिनेटली फवारा उड़ेगा। ओटी में हमने काफी बार ऐसा देखा है, ऑर्टा नाम की एक वेसल होती है, बहुत बड़ी वेसल होती है। अगर ओटी टेबल पे ऑर्टा फट जाए तो डेफिनेटली ऊपर की दीवार को टच करेगा, हमारी छत को टच करेगा, इतना प्रेशर रहता है।
120/80 बीपी रहता है नॉर्मली पेशेंट का, उतना बीपी सफिशिएंट है इतना बड़ा फव्वारा उड़ाने को। सो अप्लाई प्रेशर, प्रेशर से हम क्या करेंगे, उस समय तक उस स्थिति को हम हैंडल कर पाएंगे। सो अप्लाई प्रेशर। अगर यहाँ बहुत सी बार हमने देखा होगा, ये जो रहता है नस काटने का जो फंडा है, वहां पे अप्लाई प्रेशर इज फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट प्रोसीजर। ये आपने बहुत अच्छी तरह से सीपीआर हैंडल कर लिया। अगर यहाँ पे किसी का नस कटा है तो वी अप्लाई प्रेशर एंड वी स्टॉप द ब्लीडिंग। ओके, इफ अ बॉडी पार्ट हैज बीन एम्पुटेटेड पुट इट ऑन आइस। एम्पुटेशन मतलब कट जाना, हमारे बॉडी से पूरी तरह से बॉडी पार्ट अलग हो जाना। इन दैट सिनेरियो जो उंगली है वो उंगली का एक गोल्डन आवर रहता है, 6 घंटा 8 घंटा, तो वो उंगली को संभाल के रखना है, ना कि हमको डस्टबिन में डंप करना है। अगर सिनेरियो में मिल जाता है फ्रेशली कटा हुआ उंगली, उसको आइस पे पुट करना है, ठीक है, उसको फेंकना नहीं है। उसी सिनेरियो में हम पेशेंट को सीपीआर देंगे और ईएमएस आएगा, वो उंगली हाथ पैर जो भी बॉडी पार्ट है उसको वैसे के वैसे वो हॉस्पिटल में पहुंचा देगा। अगर वो गोल्डन आवर में पहुंचता है तो हम सक्सेसफुली उस बॉडी पार्ट को जोड़ सकते हैं, ठीक है। शॉक मतलब क्या? स्टार प्लस के मूवीज के, स्टार प्लस के सीरियल के हिसाब से शॉक मतलब इलेक्ट्रिकल शॉक, बट मेडिकल टर्म में शॉक मतलब बीपी का कम हो जाना। बहुत सिंपल भाषा में बीपी का कम हो जाना, और बीपी का बहुत ज्यादा कम हो जाना, उसको हम शॉक कहते हैं, ठीक है। तो आज से हमारा शॉक का डेफिनेशन बदल गया। ये मेडिकल इमरजेंसी में बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है शॉक। अगर इलेक्ट्रिकल शॉक रहता है तो डेफिनेटली हम उसको इलेक्ट्रिकल शॉक बोलेंगे। अगर सिर्फ शॉक बोले हैं हम, दैट मीन्स बीपी का बहुत कम हो जाना, यह है शॉक। ले द विक्टिम डाउन। हमारे डे टू डे लाइफ में हमको शॉक कहाँ दिखता है? कोई बहुत ही दुखद घटना अगर किसी को मिली, तब पेशेंट कोलैप्स होकर गिर जाता है, वो एक शॉक टाइप हो गया, क्योंकि उसमें बीपी बहुत कम हो गया, वो खड़ा नहीं रह पाया और गिर गया, दैट इज द शॉक। ले द विक्टिम डाउन, पेशेंट को सीधा लिटाना है। अगर वो चेयर पे बैठा है तो हमको उसको सीधा लिटाना है, ठीक है। कवर करना है कि उसको फर्दर इंजुरी ना हो, हेड इंजुरी ना हो, इसलिए कवर करना है। नहीं तो ऐसा ही लेटा है, नीचे फर्श है, फट से उसको सिर पे बिठा दिया, हेड इंजुरी, डू नॉट हार्म द पेशेंट, हम भूल गए, ठीक है। तो कवर। रेज द फीट, जो मैंने बोला था शॉक, ओपीडी में बैठे बैठे काफी बार पेशेंट ऐसे ही शॉक में चला जाता है, उसको रेज द फीट करना है, पैर उठाना है, ताकि ब्लड सर्कुलेशन उसका पैर की तरफ का ग्रेविटी के थ्रू ब्रेन के पास जाए। शॉक मतलब ब्रेन से ब्लड कम हो जाना, ठीक है। एनाफिलेक्टिक शॉक, ये एक टाइप का शॉक है। अब शॉक में सब टाइप के शॉक है, जिससे बीपी कम होता है वो टाइप के सब शॉक देखेंगे हम आज। वन ऑफ देम इज एनाफिलेक्टिक शॉक। सिंपल भाषा में दिस इज एलर्जिक शॉक। अगर बहुत ज्यादा मधुमक्खी काटने से बहुत सारी मौतें होती है, हम पेपर में पढ़ते हैं काफी बार। देहात में, गाँव में मधुमक्खी काट गई और पेशेंट डेड हो गया, जो भी विक्टिम था, जो भी फार्मर था वो डेड हो गया। तो ये वन ऑफ द रीजन है एनाफिलेक्टिक शॉक, जिससे मधुमक्खी काटने से डेथ होती है। तो दिस इज एनाफिलेक्टिक शॉक, इन अदर वर्ड्स एलर्जिक शॉक। गिव द विक्टिम मेडिकेशन। एनाफिलेक्टिक और एलर्जिक शॉक में हमको सबसे इंपॉर्टेंट है मेडिकेशन देना, एंटी एलर्जिक ड्रग देना। एंटी एलर्जिक ड्रग सिट्रीजिन हमने काफी बार दिया होगा, कोविड सिनेरियो में काफी लोगों को सिट्रीजिन पता होगा, जो सर्दी के लिए देते हैं, वो भी एलर्जिक राइनाइटिस के लिए देते हैं। दैट सेम ड्रग इज यूज्ड इन एलर्जिक शॉक, ठीक है। तो गिव द विक्टिम मेडिकेशन, कॉल फॉर हेल्प एएसएपी, जल्द से जल्द हम हेल्प को बुलाए, स्टार्ट सीपीआर इफ नेसेसरी। अगर पेशेंट का हार्ट अरेस्ट हो चुका है एनाफिलेक्टिक शॉक से तो हमको सीपीआर देना है, ठीक है। पीछे सीपीआर देने की एक टेक्निक बताई है, हम इसी को आगे इलैबोरेट करेंगे। दिस इज अ हार्ट अटैक, नाउ व्हाट विल डू इन हार्ट अटैक? कॉल 108, ठीक है, भगवान का नाम लेना है, 108 को बुलाना है, ठीक है। मेक विक्टिम कंफर्टेबल। पेशेंट को बहुत ज्यादा दुखद घटना दे दी, घबरा गया, बीपी बहुत ज्यादा शूटअप हो गया, हार्ट अटैक आ गया, इसलिए हमको मेक विक्टिम कंफर्टेबल, बैठ जाओ, पानी पिलाओ, कंफर्टेबल कर दो, और ज्यादा प्रोत्साहित मत करो। कीप विक्टिम स्टिल, पेशेंट को शांत रखना है, ज्यादा मूवमेंट नहीं हो पाए। अगर ज्यादा मूवमेंट होगी, अगर ज्यादा विचार होंगे, ज्यादा दिमाग चलेगा, ब्लड सर्कुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ेगा, हार्ट अटैक की कंडीशन और ज्यादा बैड होती जाएगी। क्योंकि हार्ट अटैक में हार्ट को अटैक आया है, हार्ट का काम है ब्लड को पंप करना, हमको हार्ट को और टेंशन नहीं देना है, उसको रिलैक्स रखना है। लूजन टाइट क्लोथिंग, बहुत ज्यादा टाइट कपड़े पहने हो, मेरे जैसा अगर सूट बूट पहना हो तो निकाल देना है, ठीक है। शर्ट या फिर भी निकाल दिया तो बेटर रहेगा, उससे थोड़ा सर्कुलेशन सुधरेगा। चेक फॉर मेडिकेशन,
उसने क्या मेडिकेशन खाई है, अगर बीपी का पेशेंट है ऑलरेडी बीपी की दवाइयां खा रहा है, बीपी शूट अप हुआ है, हमको उनकी मेडिकेशन देखनी है, आज का डोज नहीं लिया होगा तो हमको वो डोज देना है बीपी का, ठीक है। डोंट गिव स्टिमुलेंट्स, और ज्यादा घटनाएं मत दो। अगर किसी के लिए 4-5 लोग एक साथ गए होंगे, सिर्फ एक की देना, दूसरे की नहीं देना, ठीक है। अभी के लिए चोकिंग, हमने जो पहले देखा पिज्जा खाता हुआ मोटा आदमी चोक हुआ था, ठीक है, दैट सेम कंडीशन इज चोकिंग। चोकिंग में हमको क्या करना है, मेडिकल इमरजेंसी है, अगर तुरंत कुछ नहीं किया तो पेशेंट जान गंवा सकता है। तो ये सिनेरियो में हमको क्या करना है चोकिंग में, पीछे दिखाए हुए एक मैन्युअल है, यही करना है हमको। अब ये कैसे करना है, आस्क द पर्सन टू स्पीक और कफ, खुद होकर अगर निकाल सकता है कफ आउट करके तो उसको वो बोलना है। खांसी करो, आप अगर खुद होकर निकाल सकते होंगे तो डिलीवर 5 बैक ब्लोज, कैसे देना है, परफॉर्म एब्डोमिनल थर्स्ट, रिपीट सीक्वेंस ऑफ बैक ब्लोज एंड एब्डोमिनल थर्स्ट, और इसको कहते हैं हेमलिच मैन्युअल, ठीक है। HEIMLEICH, जिसने इसको इजाद किया, जिसने टेक्निक को फर्निश बनाया। ये टेक्निक करते करते हम पेशेंट को हार्म भी कर सकते हैं, उसकी चेस्ट पे भी ट्रॉमा हो सकता है, पेट पे भी ट्रॉमा हो सकता है। हमको इस तरह से एक ग्रिप बनानी है, ठीक है। ये हाथ का मैंने फिस्ट बनाया, ये फिस्ट को मैंने टाइट किया ये हाथ से, यहाँ पेशेंट रहेगा, पीछे से जा करके ये जो रिब केज है, ठीक है, जिसको हम स्टर्नम कहते हैं, स्टर्नम के नीचे रिब केज के नीचे पेट में एब्डोमिनल थर्स्ट देना है अपवर्ड्स, ठीक है। ऐसे ऐसे पकड़ के पेशेंट को अपवर्ड्स एब्डोमिनल थर्स्ट देना है। ये देने से क्या होगा, लंग में ऑलरेडी हवा रहती है, हम ब्रीथ करते हैं, हम जब एक्सेल करते हैं, एक्सेल करते टाइम, सांस बाहर लेते टाइम या फिर उसके बाद भी हमारे लंग्स में काफी सारी हवा पेंडिंग रहती है, रिजर्व रहता है, रिजर्वायर रहता है। हम जब एब्डोमिनल थर्स्ट देंगे तो वो हवा बाहर निकलती है, ठीक है। अगर पेशेंट कफ नहीं कर पा रहा है, अगर वो ब्रीथिंग की वजह से कोलैप्स हो रहा है, तो हमको एब्डोमिनल थर्स्ट देके वो पीस ऑफ फूड, जो भी फूड पार्टिकल है जिसकी वजह से चोकिंग हो रहा है, वो बाहर निकालना है, ठीक है। तो दिस इज एब्डोमिनल थर्स्ट। इफ एब्डोमिनल थर्स्ट डोंट वर्क, देन रिमूव द कॉल 108, ठीक है। हमको फिर से भगवान को बुलाना है 108 कॉल करके। फिंगर स्वीप, पेशेंट के मुंह में अगर विजिबल दिख रहा होगा हमको पीस ऑफ फूड, तो हमको वो हाथ से निकालना है, एब्डोमिनल थर्स्ट देना है, और चेक ABCs। फिर हम CPR की तरफ जाएंगे, परफॉर्म CPR इफ नॉट ब्रीदिंग, ठीक है। ये आ गया आपका इलेक्ट्रिकल शॉक। ये प्लेन शॉक नहीं है, ये इलेक्ट्रिकल शॉक है। ये सिनेरियो में हमको क्या करना है, सबसे पहले विक्टिम की सिचुएशन असेस करनी है, प्रायोरिटाइज करना है। डोंट टच, सीधा जाकर के इलेक्ट्रिकल शॉक लगा हुआ है, हमको पेशेंट को हाथ नहीं लगाना है, हमको विक्टिम को हाथ नहीं लगाना है। सबसे पहले सेफ्टी चेक करनी है हमको, हमारी विक्टिम की और बायस्टैंडर की, सबकी सेफ्टी चेक करनी है। टर्न पावर ऑफ, ये हमारा भगवान को बुलाने के पहले का काम है, 108 के पहले का काम है, टर्न पावर ऑफ। अगर शॉक लगा है तो हम पहले वो बंद करेंगे ताकि फर्दर शॉक पेशेंट को ना लगे, इलेक्ट्रिकल शॉक, या फिर उसके साथ में अगर कोई होगा तो उसकी भी सेफ्टी हो जाएगी, ठीक है। नहीं तो हम सीधा हाथ लगा रहे हैं, मतलब हम उसको तो फंसने दे रहे हैं, खुद भी उसमें इन्वॉल्व हो रहा है, और 2-4 लोगों को लेके डूबेंगे हम। इसलिए हमको क्या करना है, सबसे पहले हमारी सिचुएशन असेस करनी है, उसके बाद पावर ऑफ करना है, उसके बाद कॉल 10। हर बार सीक्वेंस बताया गया है, वो सीक्वेंस हमको हर बार ध्यान में रखना है, सीक्वेंस को उसी तरह से फॉलो करना है जैसा वो दिया है, 1 2 3 4, इसलिए नंबरिंग दी गई है, ठीक है। रिमूव पर्सन फ्रॉम लाइव वायर, लाइव वायर जो भी दिख रहा है वहां से हमको विक्टिम को मूव करना है। एक तो वायर को मूव करो, नहीं तो विक्टिम को मूव करो। सबसे पहले पूरी सेफ्टी बना लो, ठीक है। चेक फॉर ब्रीदिंग एंड देन CPR। अगर ब्रीदिंग है तो ठीक है, अगर ब्रीदिंग नहीं है चेक फॉर CPR, ओके। ये एक एक्सरसाइज है आप लोगों के लिए, मैच द पेयर्स विद करेक्ट फर्स्ट एड प्रोसीजर। ब्लीडिंग किसके साथ मैच होगा, इस साइड का उस साइड को मैच करना है। ब्लीडिंग किसके साथ मैच होगा, डायरेक्ट प्रेशर। चोकिंग किसके साथ मैच होगा, ब्रीदिंग, नो ब्रीदिंग, ओके। हार्ट अटैक, कीप विक्टिम स्टिल, कहीं नहीं करना है, सीक्वेंस फॉलो करना है। हार्ट अटैक, कीप विक्टिम स्टिल, एंड शॉक, एलिवेट फीट। हार्ट अटैक आया है, पेशेंट के पैर ऊपर नहीं करना है, हार्ट अटैक आया, पेशेंट को शांत बनाना है, ठीक है। बहुत छोटी छोटी बातें है, लाइफ सेविंग है, बहुत छोटी छोटी बातें, बहुत ज्यादा डिफरेंस पांचों में नहीं है, पर हर चीज का एक अपना अलग सिग्निफिकेंस है, ठीक है।
ब्लीडिंग जाएगा डायरेक्ट प्रेशर से, चोकिंग रिलीव होगा एब्डोमिनल थर्स्ट से, नो ब्रीदिंग है, ऑफ कोर्स सीपीआर, हार्ट अटैक आया है, ऑफ कोर्स कीप विक्टिम स्टिल, एंड अगर शॉक है तो एलिवेट द फीट। ठीक है, तो हमारा शॉक का डेफिनेशन चेंज हुआ, शॉक में क्या करना है हमको आज पता चल गया। रिव्यू, डू यू अंडरस्टैंड फर्स्ट एड प्रोसीजर फॉर नो ब्रीदिंग? हमको पता चला हमको फर्स्ट एड प्रोसीजर नो ब्रीदिंग की क्या करनी है। यस, ब्लीडिंग में क्या करना है हमको पता चला। ठीक है, एक बार कोई रिवाइज करा दो, मेरे को ब्लीडिंग का याद नहीं आ रहा है। ओके, वेरी गुड। एंड और टूर्निके हो गया, हाँ कवर करना है, वेरी गुड। और यस, एम्पुटेटेड है तो आइस में पैक करना है। और कॉल 108। ठीक है, कॉल 108। कुछ नहीं समझा तो भी कॉल किया तो चलेगा। कल के पेपर में न्यूज था, एक 7 साल के बच्चे ने 108 कॉल करके अपनी मदर को बचाया। कल पेपर का न्यूज है, मैंने पढ़ा, अगर किसी ने पढ़ा होगा तो कल पेपर का डेफिनेट न्यूज है। आज की 8 तारीख है, 7 तारीख के पेपर का न्यूज है, मैंने घर जाके पढ़ा। एक 7 साल के बच्चे ने मोबाइल खेलते खेलते मम्मी को हार्ट अटैक आया। उसकी मम्मी को जब होश आया तब वो हॉस्पिटल में थी, और उसको जब बताया गया ये बच्चे ने किया है तो डॉक्टर ने बहुत सराहा। कुछ नहीं किया उसने, सिर्फ 108 कॉल कर दिया, ईएमएस को लोकेट किया कि मैं यहाँ हूँ, ये मेरा घर है, मेरी मम्मा यहाँ है, और उनको चक्कर आके गिर गई है। पेशेंट बच गई, जान बच गई उसकी। इतना इंपॉर्टेंस है एक बच्चे के लिए अपनी माँ को बचाना एट द एज ऑफ 7। ठीक है, यस यस। सेम टाइम में मैं लास्ट ईयर देहरादून गया था, हम घूमने को गए थे। वहां पे एक कार और बाइक का एक्सीडेंट हो गया था। जो बाइक वाला था, आदमी चला रहा था, उसका बेटा पीछे था, बेटा बड़ा था, ये भी बुढ़ऊ था, बाबा जी था, 60s 70s में होगा। पीछे उसका लड़का 20-22 साल का था। लड़का चला रहा था, बाबा जी पीछे था। गाड़ी ये थी सुजुकी, मारुति सुजुकी की थी, बलेनो। अच्छी खासी ठुकी थी गाड़ी, टर्निंग पे लड़का फास्ट चला रहा था, उसने ठोक दिया। वो टाइम मैंने 108 कॉल किया। मेरे लाइफ में मैंने ट्राई करके देखा, और वो जेन्युइन रीजन था, मैंने 108 कॉल किया। उन्होंने बहुत तुरंत, मतलब ये वर्ल्ड वाइड पूरा ऑल ओवर द नेशन है, सेंट्रलाइज है ये नंबर काम करता है। अगर ऐसे भी बैठे बैठे मिस कॉल मारेंगे ना, वो लोग रिस्पॉन्ड करेंगे उधर से। जेन्युइन नंबर है, हमारे गवर्नमेंट की तरफ से हमको बहुत अच्छी सुविधा दी गई है, फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके, आई इंजुरी बहुत कॉमन है, क्या करना है किसको भी नहीं समझता है। कम से कम हम ये कर सकते हैं, फर्स्ट एड अवेयरनेस। ठीक है, स्प्लैशेस पार्ट, ये आई इंजुरीज के कॉजेस है, रीजंस है, क्या क्या हो सकता है। स्प्लैशेस, जोरदार मार लगना, पानी के स्प्लैशेस उड़ते हैं, वैसे कोई भी चीज के स्प्लैशेस, मतलब अगर सूखा पत्ता भी उड़ जाए आंखों में तो भी इंजुरी हो सकती है। कॉर्निया बहुत सेंसिटिव है हमारे बॉडी में। पार्टिकल इन द आई, पार्टिकल की वजह से जो वेल्डिंग में काम करते हैं, बहुत सी बार उनके आंखों में वो मेटेलिक आयरन के जो उड़ते हैं वो। ब्लो टू द आई, क्रिकेट खेल रहे हैं, आई पे बॉल का ब्लो लग गया, हाथ का ब्लो लग गया। कट्स नियर द आई, ट्रॉमा में। पेनिट्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, इंक्लूडिंग बुलेट्स। इसमें हमको हॉस्पिटलाइज ही करना है पेशेंट को, यहाँ हम बहुत ज्यादा कुछ कर नहीं सकते, हमारे हाथ में एक्सपर्टाइज नहीं है आई को करने के लिए। सो कॉल फॉर हेल्प 108 और हॉस्पिटलाइज द पेशेंट। इन केस ऑफ बर्न्स, बर्न्स क्या है हमको नहीं पता है, तो व्हाट आर द बर्न्स, क्या क्या होता है। बर्न्स को डिवाइड किया है उसके डिफिकल्टी, उसके सीवियरिटी के हिसाब से, 1st डिग्री, 2nd डिग्री एंड 3rd डिग्री बर्न। व्हाट आर 1st डिग्री बर्न्स? 1st डिग्री बर्न जनरली हमारे घर में हम देखते हैं काफी बार, वो जो कढ़ाई रहती है, कढ़ाई के वजह से जो बर्न होते हैं, तवे के वजह से जो बर्न होते हैं, दैट आर 1st डिग्री बर्न्स। बहुत सी बार जो लाल लाल रहते हैं दिखने में, पेनफुल रहते हैं, बहुत पेनफुल रहते हैं। टच भी किया पानी का, हमको इमीडिएटली उसको पानी के नीचे लेना होता है, रनिंग टैप वाटर के नीचे लेना होता है, तो वहां पे भी हमको पेनफुल रहता है वो, ठीक है। दैट आर 1st डिग्री बर्न्स। 2nd डिग्री बर्न्स, ब्लिस्टरिंग, फपोले आ जाते हैं, पानी के फपोले आ जाते हैं, दैट आर 2nd डिग्री बर्न्स। हमारे हाथ में एक बार लग जाता है, जहां बहुत ज्यादा इंपैक्ट हुआ है वहां फपोला आ जाता है, और बाकी साइड में स्किन रेड हो जाती है। तो जहां स्किन रेड है दैट आर 1st डिग्री बर्न, जहां ज्यादा बर्न हुआ है, डीप बर्न हुआ है, दैट इज 2nd डिग्री बर्न, ब्लिस्टर आ चुके हैं, ठीक है। व्हाट आर 3rd डिग्री बर्न्स? चायरिंग, डीप टिश्यू डैमेज, लकड़ी की छाल की जैसी स्किन बन जाती है, कड़क स्किन बन जाती है, स्किन को टच करो पेशेंट को पेन नहीं होता है, दैट आर 3rd डिग्री बर्न्स, क्योंकि उसके स्किन टिश्यू ब्लड वेसल के साथ में उसके नर्व्स भी डैमेज हो चुके हैं,
तो वो पेनफुल नहीं रहते हैं, दैट आर 3rd डिग्री बर्न्स। ठीक है, एक्सपोजर टू हैजार्डस मटेरियल, चेरनोबिल, उसके बाद में भोपाल गैस ट्रेजेडी, ऐसी सिनेरियो में हमको क्या करना है, आईज स्किन इनहेलेशन इंजेक्शन, आईज को बचाना है, हमारी स्किन को बचाना है। भोपाल गैस ट्रेजेडी में बहुत पेशेंट्स को स्किन इंजुरी भी हुई थी। इनहेलेशन, जिससे मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ इज इनहेलेशन, गैस पेट में, गैस नाक के द्वारा शरीर में जाना, दैट इज इनहेलेशन। इंजेक्शन, अगर पानी में है, हजार्डस मटेरियल का एक्सपोजर हुआ है, तो इंजेक्शन मतलब पेट के थ्रू भी जा सकता है। ठीक है, तो ये एक टाइप की मेडिकल इमरजेंसी है, इमीडिएटली एडमिट करना है पेशेंट को, कॉल फॉर हेल्प करना है। ठीक है, ब्रोकन बोन्स, बहुत सी बार हम देखते हैं फ्रैक्चर होता है, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स, ऐसे सिनेरियो में लुक, पेशेंट को ऑब्जर्व करना है, इवेल्युएट एसेस करना है सीन को, आस्क, पेशेंट को पूछना है कि उसको कितना पेन हो रहा है। मुक्का मार हम एक कॉमन टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं, दैट इज फॉर कंट्यूजन्स, सिर्फ ऊपरी ऊपरी मार लगा है, बोन तक मार नहीं पहुंचा है। अगर फ्रीली मूव होता हुआ बोन दिख रहा है, अगर बोन की कंटूर अगर डेविएट हो चुकी है, मे बी देयर मे बी अ फ्रैक्चर, तो उस कंडीशन में सबसे पहले ट्रीट फॉर शॉक, पैर उठाना है। अगर वो बीपी कम है, उसका रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, उस सिनेरियो में हमको शॉक से बचाना है। ब्रोकन बोन्स का हम इमरजेंसी में ट्रीटमेंट नहीं कर सकते, फिर भी हम ये काम कर सकते हैं कि ज्यादा से ज्यादा मूवमेंट ना हो। पेशेंट गिरा हुआ है, वैसे ही उसका पैर पकड़ के उठा लिया हमने, दैट शुड नॉट बी द केस, को उसके ब्रोकन बोन्स को और ज्यादा इंजोर नहीं करना है। ठीक है, हीट एग्जॉशन, झाव लग गई, 45 का टेम्परेचर रहता है, नागपुर में 47 तक जाता है, 48 तक जाता है, हीट एग्जॉशन बहुत बार हो जाता है। ठीक है, इस सिनेरियो में हमको पेशेंट को मूव टू कूल प्लेस, ठंडी जगह ले जाना है, ले विक्टिम डाउन, लिटाना है ताकि उसका बीपी फॉल ना हो, शॉक वाली कंडीशन ना पैदा हो। एलिवेट द फीट, अगेन ट्रीटमेंट ऑफ शॉक। लूजन क्लोथिंग, बहुत ज्यादा गर्म हो गया है, टेम्परेचर कम करना है उसके बॉडी का, कपड़े उसके लूज करना है। शर्ट पैंट पहना होगा, शर्ट पैंट को लूज करना है, जूते पहने होंगे तो जूतों को निकालना है। ठीक है, गिव फ्लूइड्स, इमीडिएटली उसको पानी पिलाना है, ओआरएस पिलाना है, जो भी हमारे पास में है वो पिलाना है, क्योंकि उसके बॉडी का फ्लूइड कम हो चुका है गर्मी की वजह से। अप्लाई कूल कंप्रेसेस। ठीक है, हीट स्ट्रोक, हीट स्ट्रोक के पेशेंट हम काफी बार नागपुर में देखते हैं। इन केस ऑफ समर, इमीडिएटली कॉल 108, कूल द पर्सन डाउन एंड मॉनिटर। फेंटिंग, चक्कर आना, माइल्ड टाइप ऑफ शॉक, चेक फॉर ब्रीदिंग, एडमिनिस्टर सीपीआर इफ नेसेसरी, अगर शॉक वाली कंडीशन बन गई है तो सीपीआर देना है। कॉल 108 इफ मोर देन अ फ्यू मिनट्स, इफ अनकॉन्शियस ले द विक्टिम डाउन एंड एलिवेट द फीट। एपिलेप्टिक सीजर्स, झटके आना, मिर्गी का दौरा पड़ना, उस सिनेरियो में रिमूव विक्टिम फ्रॉम हजार्ड्स। अगर पेशेंट गाड़ी चला रहा होगा, अगर पेशेंट रोड पे खड़ा होगा, उसको मिर्गी आ गई है, रोड साइड ले जाना है, कंफर्टेबल पोजीशन उसके लिए भी बनानी है और उसकी सेफ्टी भी देखनी है। चेक फॉर ब्रीदिंग, अगर काफी बार सीजर में पेशेंट ब्रीथ करता है, इसलिए वो ब्रीथ करता है और वो स्पीट आउट नहीं कर पाता है, उसके मुंह में जो भी सलाइवा बन रहा है वो ब्रीदिंग के साथ मिक्स होके फ्रोदिंग होता है। तो ऐसा नहीं है कि मिर्गी के मुंह से फेस आ रहा है, वो फ्रोदिंग है, वो नॉर्मल फ्रोदिंग है, वो रेस्पिरेशन चालू है और बीच में जो भी सलाइवा बन रहा है उसका फ्रोदिंग हो रहा है। तो ऐसा नहीं है कि उसके मुंह में से फेस निकल रहा है। सांप भी जब काटेगा तब मुंह में से फेस नहीं निकलता है, वो फ्रोदिंग है, वो नॉर्मल है। ठीक है, तो वो फ्रोदिंग हमको मूव करना है ताकि ब्रीदिंग का रास्ता क्लियर हो। जो फ्रोदिंग बन रही है वो सलाइवा मिक्स हो रहा है, वहां पे पानी के साथ में बबल्स बन रहे हैं और वो फ्रोदिंग दिख रहा है, तो वो फ्रोदिंग को हमको हटाना है। ठीक है, दैट इज चेक फॉर ब्रीदिंग, पेशेंट ब्रीथ कर रहा है या नहीं। नथिंग इन द माउथ, देयर शुड बी नथिंग इन द माउथ ऑफ सीजर पेशेंट। अगर सीजर पेशेंट चाय पी रहा होगा, कुछ खा रहा होगा, इमीडिएटली उसके मुंह से वो निकालना है। पर हमको सेफ्टी ये देखनी है कि हमारी उंगली वो क्लेंच न कर दे, क्योंकि सीजर ये ऐसी कंडीशन है जिसमें हमारे पूरे बॉडी के स्केलेटल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। ब्रेन की तरफ से इरेगुलर अनरिदमिक इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज जनरेट हो रही है जो हमारी पूरे बॉडी में जा रही है, दैट इज मिर्गी सीजर। वो सिनेरियो में उसके जो भी स्केलेटल मसल है वो कॉन्ट्रैक्ट होंगे। यहाँ के स्केलेटल मसल मैसेटर मसल बोलते हैं इसको, जॉ के मसल को जॉ मसल भी बोलते हैं। ये हमारे बॉडी के सबसे सबसे ताकतवर मसल रहते हैं। चबाना हमको सबसे पहले दिया गया है ऊपर वाले में, दैट्स व्हाई मैसेटर मसल आर स्ट्रॉन्गेस्ट इन द बॉडी। ठीक है, तो वो मसल इतने स्ट्रांग होते हैं कि अगर पेशेंट के मुंह में हमारी उंगली रह जाए तो वो कट भी सकती है, एम्पुट हो सकती है। हमें नया वर्ड अभी सीखा, एम्पुटेशन। ठीक है, एम्पुटेशन भी हो सकता है।
पेशेंट के मुंह में से खाना वगैरह निकालने के पहले हमको उसको नथिंग, देयर शुड बी नथिंग इन द माउथ, ठीक है। कीप कंफर्टेबल, पेशेंट का पोजीशन कंफर्टेबल बनाना है। अगर ऑकवर्ड पोजीशन है, अगर वो नेक उसका ज्यादा ही फ्लेक्स है या एक्सटेंड है, उसको हमको कंफर्टेबल बनाना है। फर्दर इंजुरी नहीं होनी चाहिए एपिलेप्सी के वजह से, दैट्स व्हाई। कॉल 108 इफ मेडिकल असिस्टेंस इज नीडेड। अगर मिर्गी 1 मिनट या 2 मिनट में नहीं रुकी तो हमको कॉल 108 करना है, क्योंकि मिर्गी जितना ज्यादा देर रहेगी उतना उसके ब्रीदिंग की कैपेसिटी हैम्पर हो जाएगी। अगर मुंह में कुछ है, ब्रीदिंग की कैपेसिटी चोकिंग वाली कंडीशन बन जाएगी। तो वो सब अवॉइड करने के लिए हमको कॉल 108, ठीक है, अगर ज्यादा देर तक सीजर चलते हैं तो। फिर से एक्सरसाइज, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। Which is the worst kind of burn? First degree or third degree? Obviously third degree. Good. For a particle in the eye? रब नहीं, ठीक है। अगर कोई आयरन का पार्टिकल अंदर चला गया है, हम अगर रब करेंगे तो वो पूरी तरह से कॉर्निया को डैमेज कर देगा। सो फ्लश विथ वाटर, ठीक है। फॉर इनहेलेशन ऑफ वेपर्स और गैसेस, इंड्यूस वोमिटिंग, मूव टू फ्रेश एयर, ठीक है। इंड्यूस वोमिटिंग नहीं, मूव टू फ्रेश एयर, क्योंकि इनहेलेशन ऑफ गैसेस हो रहा है, दैट्स व्हाई। फॉर हीट स्ट्रोक, कॉल 108 और डोंट कॉल 108? कॉल 108, ठीक है। गुड। हमने देखा आई इंजुरीज, बर्न्स, एक्सपोजर टू हैजार्डस मटेरियल, ब्रोकन बोन्स, हीट स्ट्रोक, हीट एग्जॉशन, फेंटिंग एंड लास्टली एपिलेप्टिक सीजर्स, ठीक है। अब ये स्लाइड्स में हमको क्या पॉइंट्स है जो हमको ध्यान रखना है? विच आर द पॉइंट्स, विच आर द कीज टू रिमेंबर? मेडिकल इमरजेंसीज कैन हैपन एनी टाइम, कभी भी कहीं भी हो सकती है। एक्ट क्विकली, कामली एंड करेक्टली, हैसल नहीं करना है, घबराना नहीं है, शांत दिमाग से काम करना है, क्विकली काम करना है, बहुत स्लो भी नहीं, क्विकली, कामली एंड करेक्टली, सही तरीके से काम करना है। कंसिडर बीइंग सर्टिफाइड इन फर्स्ट एड एंड सीपीआर, ओके, ठीक है। काफी सारी बातें नहीं सीखी हमने, काफी सारे हमारे पॉइंट्स क्लियर हुए, टेक होम मैसेज काफी सारा मिला हमको, हर इमरजेंसी को कैसे टैकल करना है, एटलीस्ट हमको एक ग्रॉस सिनेरियो तो मिला ही है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव होते हैं, एक्चुअल सीपीआर कैसे देना है। थोड़े मेडिकल टर्म्स है, सीपीआर बहुत इंपॉर्टेंट है और सीपीआर कॉम्प्लिकेटेड भी है, इसलिए हमको एक प्रोफेशनल ने बनाया हुआ ही जो रहता है सिनेरियो वो फॉलो करना है। जनरली ये प्रोफेशनल्स होते हैं, अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ऑल ओवर वर्ल्ड इन्हीं को फॉलो करता है। AHA गाइडलाइंस जो हर 10 साल में आती है वही हम सब फॉलो करते हैं, ठीक है। वो गाइडलाइंस इसलिए बनी जाती है क्योंकि वो भी ट्रायल एरर करके सीखते हैं कौन से स्टेप्स ऐसे हैं जो अननेसेसरी हो रहे हैं, कौन से स्टेप ऐसे हैं जो ऐड करना है, ठीक है। उस हिसाब से हम आज तक जो सीपीआर के गाइडलाइंस फॉलो करते आए हैं वो हम आगे सीखेंगे। तो व्हाट इज द कार्डियक अरेस्ट? सबसे पहले कार्डियक अरेस्ट का डेफिनेशन हमको जानना जरूरी है। हमारे बॉडी में ब्लड है और वो ब्लड को हमको ऑल वाइटल ऑर्गन्स तक पहुंचाना है, दैट इज द फोरमोस्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ सीपीआर। हमारा जो ऑक्सीजन, हर चीज इंपॉर्टेंट है, हर वर्ड इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड, सिर्फ ब्लड नहीं, दैट शुड बी ऑक्सीजनेटेड। वो ऑक्सीजनेटेड कहाँ से होता है? बाहर का जो ऑक्सीजन है वो हमारे लंग्स में जाता है, लंग्स में वो ऑक्सीजनेटेड होता है और फिर हार्ट में आता है और फिर हार्ट उसको पंप करता है थ्रू आउट द बॉडी। सो ऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप थ्रू आउट द बॉडी, इसको कहते हैं परफ्यूजन। तो सिजेशन ऑफ नॉर्मल सर्कुलेशन ऑफ ब्लड ड्यू टू फेलियर ऑफ हार्ट टू कॉन्ट्रैक्ट इफेक्टिवली। हार्ट अगर इफेक्टिवली कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा है उसके वजह से नॉर्मल सर्कुलेशन हैम्पर हो जाता है, सीज हो जाता है, दैट इज कार्डियक अरेस्ट। सडन सीजेशन ऑफ मैकेनिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट विथ सम और नो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी। तो रीजन क्या है? हार्ट इलेक्ट्रिकल ऑर्गन है, वो इलेक्ट्रिकल ऑर्गन रहने की वजह से वो पंप कर रहा है। इलेक्ट्रिकल ऑर्गन अगर इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी अगर बंद हो जाती है, दैट इज कार्डियक अरेस्ट। मे बी रिवर्सिबल बाय रैपिड इंटरवेंशन बट विल लीड टू डेथ इन इट्स अब्सेंस। ये रिवर्सिबल है, ये हम फिर से उसको जीवित कर सकते हैं, हम उसको एक फिक्स टाइम में
अगर सीपीआर दे तो हार्ट की एक्टिविटी हम फिर से शुरू कर सकते हैं, और ये जान भी ले सकता है अगर हम ये नहीं करते हैं तो रिवर्सिबल कॉजेस क्या है कार्डियक अरेस्ट के, हमको फॉर्मूला ध्यान में रखना है, 5H है और 5T है। तो कौन से 5H है और कौन से 5T है? 5T है पल्मोनरी थ्रोम्बोएम्बोलिज्म, लंग में अगर गार्ड बन जाती है खून की, दैट इज पल्मोनरी थ्रोम्बोएम्बोलिज्म। पल्मोनरी लंग थ्रोम्बोएम्बोलिज्म मतलब गार्ड, अगर लंग में थ्रोम्बस बन जाता है दैट इज पल्मोनरी थ्रोम्बोएम्बोलिज्म। नेक्स्ट वन इज कार्डियक थ्रोम्बोएम्बोलिज्म, मतलब हार्ट की नसों में गार्ड बनना, ठीक है। तो एक लंग में गार्ड बनना, एक हार्ट में गार्ड बनना खून की। कार्डियक टेम्पोनेट, कार्डियक टेम्पोनेट मतलब खून हार्ट के आजू बाजू में जो उसका कमरा है उसको हम पेरिकार्डियम बोलते हैं, उसमें अगर पानी भर जाता है, उसमें अगर ब्लड भर जाता है, उसमें अगर पस भर जाता है तो वो हार्ट को कंप्रेस करेगा, दैट इज कार्डियक टेम्पोनेट, ठीक है। उसके बाद में है टेंशन न्यूमोथोरैक्स, लंग के आजू बाजू भी कवर है, शीट है, लंग का भी एक कमरा है अपना, लंग के आजू बाजू भी अगर पानी भर जाता है, हवा भर जाती है, क्योंकि लंग ये एक गैसियस ऑर्गन है, अगर वो ऑर्गन के आसपास हवा भर जाती है, ब्लड भर जाता है, पस भर जाता है, तो वो लंग की मूवमेंट को भी हैम्पर करेगा, दैट इज टेंशन न्यूमोथोरैक्स। नेक्स्ट वन इज टॉक्सिन, टॉक्सिन मतलब सभी टाइप के टॉक्सिन्स, ठीक है। उसमें दवाइयां भी आएगी, सारी दवाइयों के वजह से उसमें हमने अगर कुछ विषैला पदार्थ अगर इंजेस्ट किया होगा वो भी आएगा, ठीक है। नाउ व्हाट आर 5H? 5H पहला है हाइपोक्सिया, ऑक्सीजन की कमी, कोई भी कारण से ऑक्सीजन की कमी होना, दैट इज हाइपोक्सिया। अगर हम पेशेंट का सांस दबा दे रहे हैं, पेशेंट अगर वेंटिलेटर पे ऑक्सीजन बंद हो गया है, तो वो भी एक टाइप का हाइपोक्सिया कहलाएगा। हाइपोवॉलीमिया अगेन अ कंडीशन ऑफ शॉक, हाइपोवॉलीमिया पेशेंट के शरीर में अगर वॉल्यूम कम है, ब्लड कम है, अगर ब्लीड हो रहा है तो हाइपोवॉलीमिया वाली कंडीशन आएगी, दैट मे बी द कंडीशन ऑफ कार्डियक अरेस्ट। हाइपो और हाइपरकैलेमिया मेडिकल टर्म है, पोटेशियम बहुत ज्यादा रहना है, पोटेशियम बहुत कम रहना, इसमें भी हार्ट अटैक आ सकता है, कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। हाइड्रोजन आयंस, हाइड्रोजन आयंस केमिस्ट्री में बच्चों ने पढ़ा होगा, व्हाट आर हाइड्रोजन आयंस? हाइड्रोजन आयंस बढ़ जाते हैं, वो कंडीशन को क्या बोलते हैं? H+ बढ़ जाता है, एसिडोसिस। H+ एसिड्स है, HCO3 बेसिस है, ठीक है। तो H+ बढ़ता है तो उसको क्या बोलते हैं? एसिडोसिस, ठीक है। नॉर्मल पीएच होता है, नॉर्मल पीएच कितना रहता है? 7, ठीक है। हमारे बॉडी का नॉर्मल पीएच थोड़ा सा अल्कलाइन है, अल्कलाइन मतलब 7 से ज्यादा, 7 से अगर ज्यादा है तो अल्कलोसिस है, 7 से कम है तो एसिडोसिस है। नॉर्मल ब्लड का पीएच थोड़ा ज्यादा होता है, 7.4, ठीक है। तो हम आप पकड़ के चलेंगे 7.4 इज नॉर्मल पीएच फॉर अस, ठीक है। बॉडी के लिए नॉर्मल पीएच है 7.4। तो उसमें अगर पीएच कम हो जाता है, मतलब H आयंस कम हो जाते हैं, तो एसिडोसिस बनता है। काफी सारी मेडिकल कंडीशंस रहती है जहां पे एसिडोसिस होता है, तो दैट मे बी 1H कॉज ऑफ कार्डियक अरेस्ट। हाइपोथर्मिया, ठंडी, ठीक है। अपने यहाँ नागपुर में तो ये कंडीशन नहीं देखने मिलेगी, फिर भी कभी कभार हम पेपर में पढ़ते हैं कि शीतलहर की वजह से इतने इतने डेथ्स हुए, तो दैट इज द रीजन हाइपोथर्मिया, ठीक है। कॉजेस ऑफ कार्डियक अरेस्ट जो हमने देखे, अब ये कंडीशंस कौन से हैं? ये जो सारे सिनेरियो है ये रीजन है, कंडीशंस कौन से? कोरोनरी आर्टरी डिजीज मतलब हार्ट अटैक आना, एमआई भी वही है, अरिथमिया हार्ट का रिदम चेंज हो जाना, बहुत ज्यादा धड़कनें तेज होना, बहुत ज्यादा अनकंट्रोल्ड हार्ट रिदम हो जाना, दैट इज अरिथमिया। लो कार्डियक आउटपुट, फेलियर और शॉक, फिर से वही कंडीशन शॉक वाली। कार्डियोमायोपैथी, पैदाइशी पेशेंट्स में हार्ट की एबनॉर्मेलिटीज रहना, दैट इज कार्डियोमायोपैथी। मायोकार्डाइटिस, हार्ट का इन्फेक्शन। मैसिव पल्मोनरी एम्बोलाई, बहुत ज्यादा लंग की तरफ से खून की गांठें बन रही है और हार्ट की तरफ आ रही है। सीवियर एनाफिलेक्सिस, एलर्जी सीवियर, एक चींटी नहीं काटेगी, बहुत सारी चींटियां काट खाएगी, एक हनी बी नहीं काटेगी, बहुत सारी मधुमक्खी काट जाएगी, दैट इज सीवियर एनाफिलेक्सिस। सफोकेशन अगेन कॉजेस हाइपोक्सिया एंड कार्डियक अरेस्ट। इलेक्ट्रोक्यूशन, इलेक्ट्रिकल शॉक, दैट इज इलेक्ट्रोक्यूशन। ट्रॉमा, रोड साइड एक्सीडेंट्स। स्ट्रोक, स्ट्रोक मतलब पैरालिसिस अटैक, ठीक है। ये एक नया टर्मिनोलॉजी आप लोगों के लिए, स्ट्रोक मींस, ठीक है। हार्ट में अटैक आता है, हार्ट की गार्ड बन गई। ब्रेन में अगर अटैक आता है, ब्रेन की गार्ड बन जाए तो दैट इज अ कंडीशन स्ट्रोक। स्ट्रोक में दो टाइप होते हैं, एक हार्ट में ब्रेन में गार्ड बनना और दूसरा ब्रेन में ब्लीडिंग होना। दो अलग अलग कंडीशन है, दोनों कंडीशन का ट्रीटमेंट एग्जैक्ट अपोजिट है, एक यहाँ खड़ा है तो एक वहां खड़ा है,
ठीक है, यहाँ गाढ़ बन गई है तो खून पतला करना पड़ेगा, वहां ब्लीडिंग हो रहा है तो खून गाढ़ा करना पड़ेगा, ठीक है। पर ये दोनों की कंडीशन जो करती है उसको स्ट्रोक कहते हैं, ठीक है। एक्सैंग्यूनेशन दैट इज सीवियर ब्लड लॉस, और ड्राउनिंग मतलब पानी के अंदर ड्राउनिंग होना, ठीक है। BLS मतलब क्या, बेसिक लाइफ सपोर्ट, इट्स कार्डियोपल्मोनरी रेसिटेशन कंबाइंस रेस्क्यू ब्रीदिंग एंड चेस्ट कंप्रेशन। मेनली दो है, एक तो लंग को बचाना है, हार्ट को बचाना है, ब्रीदिंग करना है जिससे ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो, और चेस्ट कंप्रेशन करना है जिससे ऑक्सीजनेटेड ब्लड हुआ पूरे बॉडी की तरफ जाए, ठीक है। It requires knowledge and skill to perform CPR and how to operate AED and defibrillator. Defibrillator मूवीज में बहुत बार बताते हैं, दो शॉक पेडल होते हैं, पेशेंट के चेस्ट पे रखते हैं, इलेक्ट्रिकल करंट देता है, ठीक है। प्रॉपर देना है, अगर वो नहीं दिया तो मूवी में जैसा बताते हैं कि डॉक्टर दे के उड़ गया, वैसा हो सकता है। दैट इज नॉट अ जोक, वो हो सकता है, ऐसा हो सकता है, वो शॉक बहुत ज्यादा रहता है, और पेशेंट लिटरली जितना उछलता हुआ मूवीज में बताते हैं उतना उछलता है, ठीक है। बेड पे उतना पॉपअप होता है, बेड पे उतना जंप होता है वो पेशेंट, अगर वो उसकी इंटेंसिटी के हिसाब से दिया जाए तो डेफिनेटली होता है, और वो बहुत पेनफुल रहता है, क्योंकि हम अगर लाइव पेशेंट में अगर वो देंगे ना तो वो तुमको देगा घुमा के, वो डेफिनेटली। एईडी, इसमें डिफिब्रिलेटर दो टाइप के होता है, एक एईडी रहता है और एक आईसीडी रहता है। एईडी मतलब जो हम देते हैं वो शॉक पेडल, और एक आईसीडी रहता है जो पेसमेकर जैसा रहता है। हमने काफी बार सुना होगा मूवीज में, या फिर काफी बार हमने हमारे रिलेटिव्स में भी देखा होगा पेसमेकर। आज जो मैं लेट हुआ 5-10 मिनट, वो पेसमेकर इम्प्लांटेशन की वजह से लेट हुआ। हमारे ऑपरेशन में ऑपरेट हो रहा था एक पेशेंट, तो वो पेसमेकर हमारे हार्ट के पास एक पाउच बना करके वही डालते हैं। अगर पेशेंट का रिदम अलग अलग हुआ, कम ज्यादा हुआ, अरेस्ट हुआ, तो वो वही शॉक दे करके फिर से हार्ट को चालू करता है। दैट इज आईसीडी, इम्प्लांटेबल कार्डियोवर्टर डिफिब्रिलेटर। और ये है एईडी मतलब ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर। एक एक्सटर्नल है, एक इंटरनल है, बस बेसिकली दोनों का काम है शॉक देना, क्योंकि हमारा हार्ट एक इलेक्ट्रिकल ऑर्गन है और हमको उसको इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी रिज्यूम करनी है, तो हमको शॉक देना ही है, ठीक है। दैट्स व्हाई डिफिब्रिलेटर। And these are sequences of procedure performed to restore the circulation of oxygenated blood after sudden pulmonary or cardiac arrest. ये सारे सीक्वेंस है हमको हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप करने के लिए, ठीक है। मैंने पहले ही बताया CABA रूल है जो नया है। 2010 के पहले हम ABC फॉलो करते थे, ट्रायल एरर से हमको पता चला ABC इज नॉट इम्पोर्टेंट, CAB इज मोर इम्पोर्टेंट, CAB इज मोर हेल्पफुल, CAB इज मोर करेक्ट देन ABC। CAB में आता है कॉम्प्रेशन, एयरवे एंड ब्रीदिंग। हार्ट कॉम्प्रेशन करना है जो मूवीज में बताते हैं, चेस्ट कॉम्प्रेशन चल रहा है, दैट इज फोरमोस्ट ऑफ CPR, देन एयरवे और देन ब्रीदिंग। हम कैसे करेंगे वो बताते हैं। बेसिक्स ऑफ BLS, CABD, ठीक है। पहले ABCD था, फिर उसको चेंज करके हमने CABD बना दिया। चेस्ट कॉम्प्रेशन, एयरवे, ब्रीदिंग एंड लास्टली डिफिब्रिलेशन। सबसे पहले BLS में हमको देखना है सीन सेफ है कि नहीं, एसेस करना है, और ब्रीदिंग चेक करना है पेशेंट की। एसेस कैसे करना है, अब ये चीजें एक एक चीज जैसी दी है, ये पता है बोरिंग है, थोड़ा सा उतना मजा नहीं आएगा जितना पहले वाली स्लाइड्स में आया था, क्योंकि ये मेडिकल टर्म्स है, पर इसको समझना बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले BLS में हमको असेस द पेशेंट, कैसे असेस करना है, उसके शोल्डर्स को जेंटली हिलाना है, शेक करना है, ठीक है। शोल्डर्स को ही क्यों, हर चीज का एक रीजन है, ठीक है। शोल्डर में पेशेंट को मिनिमम इंजुरी होगी और मैक्सिमम इफेक्टिव रहेगा अगर उसके शोल्डर्स को शेक करके हम हिलाते हैं तो। क्वेश्चन पूछना है, आर यू ऑल राइट। एक बाबा जी लेटा हुआ है, उसको आर यू ऑल राइट और आर यू ऑल राइट कर रहे हैं, कुछ नहीं होगा। पेशेंट्स ओन लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है। MP के पेशेंट को बोलेंगे बाबा जी तुम भी ठीक कहा, उसको कुछ भी नहीं समझेगा, वो ठीक रहेगा तू भी, ठीक है। दैट्स व्हाई पेशेंट्स ओन लैंग्वेज, आर यू ऑल राइट, ठीक हो या नहीं, काका जी तुम भी ठीक कहा, बाबा जी आप ठीक हो। क्रिश्चियन पेशेंट है, अगर हम सच में अगर कहीं नसीब बन गया फॉरेन में गए तो आर यू ऑल राइट, ठीक है। इफ ही रिस्पॉन्ड्स देन इट्स ओके, उसको उसके नॉर्मल पोजीशन में बनाना है और उसको उसके घर भेजना है। अगर वो ठीक नहीं है, रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, देन फाइंड आउट व्हाट इज रॉन्ग, और उसको इलेक्ट्रिकल शॉक लगा है, क्या लगा है। सबसे पहले हम पेशेंट हमने देख लिया इलेक्ट्रिकल शॉक, अगर पेशेंट को इलेक्ट्रिकल शॉक लग रहा है, वायर हटाना है, टर्न ऑफ करना है, आग लगी हुई है आग बंद करना है, बुझाना है, या फिर पेशेंट को वहां से हटाना है, ठीक है। If he responds, then find out what is wrong. Reassess regularly, ठीक है। Check for pulse no more than 10 seconds. लगे हुए पल्स देखने में 15 मिनट हो गया, आधी घंटा हो गया, कुछ भी नहीं किया, पल्स ही चेक कर रहे हैं, तब तक राम नाम हो जाएगा, ठीक है। तो टाइम पीरियड दिया गया है, हर चीज इंपॉर्टेंट है, हर चीज को हमने कैटेगराइज किया हुआ है।
चेक फॉर पल्स नो मोर देन 10 सेकेंड्स। कहाँ चेक करना है पल्स? ठीक है, बताया उसमें सब चीजें बताए कैसे चेक करना है। लोकेट द ट्रकिया, विंड पिप, ठीक है, विंड पाइप को हमको लोकेट करना है बीच में गले के। यूज 2 और 3 फिंगर्स, 2 या 3 उंगलियों से। इन द ग्रूव बिटवीन ट्रकिया एंड मसल, बाजू में जाओ, ठीक है, ट्रकिया और मसल के जहां मसल लग रहा है वहां पे दबा के देखो, हमको हमारी कैरोटिड पल्स फील होगी। हो रही है? बनाने वाले कितना सही बनाया ना। बहुत मोटा पेशेंट रहेगा ना उसमें भी ये लगेगा, ठीक है, पूरे बॉडी में फैट रहेगा पर यहाँ नहीं रहेगा, या फिर यहाँ का फैट मूवेबल रहेगा। बनाने वाले ने बहुत सही बनाया, बहुत सोच समझ के बना है, ठीक है। ये लोकेट करना है, 2-3 फिंगर यहाँ रखनी है, ठीक है, अपने आप कैरोटिड फील होगा। कुछ नहीं फील हुआ बॉडी में, शॉक वाली कंडीशन बनी, पेशेंट का बीपी बहुत कम है, ये काम नहीं आएगा। हाइपोथर्मिया, बहुत ज्यादा ठंड है, ये ऑलरेडी सब सूख जाता है, इधर ब्लड जाता ही नहीं है इतने दूर तक, यहाँ से यहाँ ब्लड जाना बहुत ही डिफिकल्ट है। ये बहुत हो गया, आधे 1 मीटर का डिस्टेंस हो गया। हार्ट यहाँ है, यहाँ से यहाँ बहुत जल्दी जाएगा, ठीक है। सो हमको ये पल्स लगेगा अगर कम भी रहा तो, पर रहा तो, अगर पल्स है ही नहीं तो नहीं लगेगा। और नहीं लगेगा तो हमको 2-3 मिनट इसी के अंदर बर्बाद नहीं करने हैं। इमीडिएटली क्या करना है, 10 सेकंड के अंदर अंदर, और वो भी 5 सेकंड तक के फील करना है पल्स, ठीक है। 5 सेकंड तक त्याचे हृदयाचे ठोके बघायचे आहे, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, शाउट फॉर हेल्प, आवाज लगाना है। मोबाइल है तो मोबाइल से फटाक से कॉल करना है, जो भी हमारे पास में, जो भी हमारे दिमाग में सबसे पहला थॉट आता है उसको कॉल करना है, और उसको प्रिसाइजली बोलना है कि क्या करना है। यहाँ एक मेडिकल कंडीशन हो चुकी है, लोकेशन बराबर से देनी है, आगे वाला कैपेबल रहना चाहिए, कुछ भी कर मेरे लिए ये जगह पे तू एम्बुलेंस लेके आ, मेडिकल लेके आ, ठीक है। स्टार्ट सीपीआर। अब हमको पेशेंट को सीपीआर देना है। कैसे सीपीआर देना है, रेशियो रहेगा हमारा 30:2। क्या 30 है क्या 2 है, देखते हैं। हाई क्वालिटी सीपीआर, हम जब ये सीपीआर सीखेंगे तब हम समझ जाएंगे व्हाट इज हाई क्वालिटी सीपीआर। चेस्ट कंप्रेशन इज फाउंडेशन ऑफ सीपीआर। मैंने पहले ही बताया, CAB में से C हमारा फोरमोस्ट है, तो चेस्ट कंप्रेशन। पुश हार्ड पुश फास्ट, ये मंत्र है सीपीआर का। कौन सा मंत्र है सीपीआर का? पुश हार्ड पुश फास्ट, पुश हार्ड पुश फास्ट। 100 से 120 पर मिनट के हिसाब से हमको चेस्ट कंप्रेशन देनी है। 2.5 से 1.5 इंच तक डेप्थ रहनी चाहिए। अलाउ कंप्लीट चेस्ट रिकॉइल, अवॉइड एक्सेसिव वेंटिलेशन, मिनिमाइज इंटरप्शन लेस देन 10 सेकंड, इफेक्टिव रेस्क्यू ब्रेथ्स, ठीक है। चेस्ट कंप्रेशन डमी। ये हमारा पेशेंट है, इसमें हमको पुश हार्ड पुश फास्ट करना है, ठीक है। 30:2 का चेस्ट कंप्रेशन देना है। वो कैसा देना है, ये सिचुएशन पे देना है हमको, स्टर्नम पे, ठीक है। आपको सबको बताया जाएगा, पुश हार्ड पुश फास्ट, ठीक है। 100 से 120 ब्रेथ्स देनी है हमको। ये हमारा पेशेंट है, रेशियो रहेगा 30:2 का, हाई क्वालिटी सीपीआर रहेगा, पुश हार्ड पुश फास्ट, ठीक है। अलाउ कंप्लीट चेस्ट रिकॉइल, अवॉइड एक्सेसिव वेंटिलेशन, मिनिमाइज इंटरप्शन। चेस्ट कंप्रेशन कैसे देते हैं, पोजीशन योरसेल्फ एट पेशेंट साइड, पेशेंट के बाजू में हमको पोजीशन करना है अपने आप को, ठीक है। विक्टिम शुड बी लेड ऑन फर्म और फ्लैट सरफेस, विक्टिम को हमारे को फर्म और फ्लैट सरफेस पे लिटाना है, क्योंकि हमको चेस्ट कंप्रेशन इफेक्टिवली देना है। अगर पेशेंट सोफे पे लेटा हुआ है तो हमको सोफे से उसको नीचे लेना है, जमीन पे लेना है। अगर हम ऐसे चेस्ट कंप्रेशन देंगे सिर्फ सोफा दबता रहेगा, ठीक है। जो बेड है, रिक्लाइनर्स है, सिर्फ वही दबते रहेंगे, हमारा चेस्ट कंप्रेशन इफेक्टिव नहीं होगा। इसलिए हमको पुश हार्ड पुश फास्ट करना है, बट पेशेंट शुड बी ऑन फ्लैट सरफेस, फर्म सरफेस, ठीक है। उसके बाद में विक्टिम शुड बी लेड ऑन फर्म फ्लैट सरफेस, रिमूव द क्लोथिंग्स ऑफ द पेशेंट। हम कहाँ दे रहे हैं वही नहीं पता, पेशेंट ने इतना सारा पहना हुआ है, ज्वेलरी पहनी हुई है, कपड़े पहने हुए हैं, हम कहाँ दे रहे हैं वही नहीं पता हमको उसके कपड़े हटाने हैं, हार्ट को सामने लाना है, ठीक है। Put the heel of one hand on the center of chest at the level of nipples and put your other hand on the top of former hand. मेरा राइट हैंड मेरा इंपॉर्टेंट हैंड है, ठीक है। लेफ्ट हैंड मेरा सेकंड इंपॉर्टेंट है। राइट हैंड से मेरा मैक्सिमम प्रेशर ज्यादा है क्योंकि मैं राइट हैंडेड हूँ, ठीक है। मैंने राइट हैंड ऐसा किया, ये मेरा हील है राइट हैंड का, ये ऐसा मैंने फिस्ट बनाया, ठीक है। एन सर्कल किया मैंने मेरे हाथ को, ठीक है, राइट हैंड को। ये रहेगा हमारे सेंटर ऑफ चेस्ट पे।
ये स्टर्नम है, जो बीच वाला बोन है रिब केज में, ये रिब्स होती है, केज होती है, और ये बीच में जो बोन होता है जो हमारे कॉलर के साथ में रहता है, जो हमारी नेक टाई के साथ में रहता है, उसको बोलते हैं हम स्टर्नम। ठीक है, यहाँ से मैंने निप्पल से एक लाइन ड्रॉ किया, ठीक है, ये लाइन और ये हार्ट, ये स्टर्नम, ये जो दो लाइंस एक में को 90 डिग्री एंगल बनाएंगी, वो मेरा पॉइंट है सीपीआर देने का। ठीक है, राइट हैंड लिया, लॉक किए फिंगर्स, सारे जॉइंट्स लॉक किए। ठीक है, ये लॉक क्यों करना है, इसके पीछे भी रीजन है। अगर ये खुला रहता है ना, तो हम जितना भी चेस्ट कंप्रेशन दे रहे हैं वो हमारे रिब्स को भी जाएगा। ठीक है, इफेक्टिव सीपीआर नहीं हो पाएगा, रिब्स ब्रेक हो सकती है। ठीक है, तो हमको हील यहाँ रखना है। ठीक है, और इस तरह से हमको सीपीआर देना है, पेशेंट के चेस्ट को कंप्रेस करना है। ठीक है, क्या रेट से देना है, एटलीस्ट 100, कम से कम 100, ज्यादा से ज्यादा 120। ठीक है, तो वो है 100 से 120। कितने चेस्ट कंप्रेशन, 100 से 120। कितनी स्पीड से चेस्ट कंप्रेशन, 100 से 120। ठीक है, कितने डेप्थ पे चेस्ट कंप्रेशन, पेशेंट का चेस्ट कम से कम 5 सेंटीमीटर तक दबना चाहिए। सिर्फ आपका काउच ना दबे, ध्यान रखना है, बेड ना दबे, इसलिए उसको हटाकर सीधा लेना है। काफी बार हॉस्पिटल में एयर बेड होते हैं, पेशेंट को बेड सोर ना हो इसलिए एयर बेड होते हैं, तो हम पूरी हवा निकाल लेते हैं उसकी। ठीक है, उसके बाद में हम चेस्ट कंप्रेशन देते हैं, तो एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर तक वो उसका चेस्ट कंप्रेस होना चाहिए। ठीक है, 5 सेंटीमीटर या 2.5 इंच। अलाउ कंप्लीट चेस्ट रिकॉइल, ऐसा नहीं कि सिर्फ चेस्ट कंप्रेशन देते गए। एक बैग है, बैग को हमको दबाया तो बैग का सारा कंटेंट बाहर निकल जाएगा। अगर बैग पानी में है तो सारा पानी बाहर निकल जाएगा, पर उसको छोड़ेंगे तो फिर से पानी अंदर भी तो आएगा, तो हमको पानी अंदर भी लाना है, ब्लड को हार्ट में लाना भी है। दैट्स व्हाई कंप्लीट चेस्ट रिकॉइल देखना है हमको। 2 कंप्रेशन के बीच में ये रिकॉइल भी जरूरी है। ठीक है, अवॉइड एक्सेसिव वेंटिलेशन। हम वेंटिलेशन जो CAB है उसमें का जो ब्रीदिंग है वो एक्सेस नहीं करना है। ठीक है, उसके वजह से क्या होगा, जो चेस्ट कंप्रेशन है वो हैम्पर होंगे, क्योंकि लंग्स में ज्यादा हवा भरती जाएगी तो उतना एक्टिविटी कम होगी। तो अवॉइड एक्सेसिव। वो 30:2 शुरुआत में हमने जो देखा था ना, उसमें 30 हमारे चेस्ट कंप्रेशन थे और 2 हमारे ब्रीथ्स थे। ठीक है, CAB में 30 कंप्रेशन दिए थे और 2 ब्रेथ्स दिए थे। तो मैं 100 कंप्रेशन दे रहा हूँ, 1 मिनट में 100 मिनिमम दे रहा हूं। जब मेरे 30 कंप्लीट हो जाएंगे मैं 2 ब्रेथ दूंगा। ठीक है, फिर 30, फिर 2 ब्रेथ्स। तो 30:2 ये फॉर्मूला है। मिनिमाइज इंटरप्शंस, कोई भी इंटरप्शन 10 सेकंड से ज्यादा नहीं होगा। चेस्ट कंप्रेशन 10 सेकंड से ज्यादा इंटरप्शन नहीं मांगेगा। ठीक है, 10 सेकंड से कम इंटरप्शन रखने हैं हमको। अगर हमको चेस्ट कंप्रेशन दे रहे हैं, हमको लग रहा है कि पेशेंट ठीक हो रहा है, पल्स चेक करना है, दैट शुड नॉट बी मोर देन 10 सेकेंड्स। ठीक है, इफेक्टिव रेस्क्यू ब्रेथ्स, जो हम 30 में से 2 दे रहे हैं वो 2 हमको इफेक्टिव देना है। ठीक है, पहले ही 2 दे रहे हैं, वो भी ढंग से नहीं देंगे तो कैसे चलेगा, ऑक्सीजन कहाँ से आएगा, तो वो हमको ब्रेथ्स इफेक्टिव देना है। कैसे इफेक्टिव देना है वो आगे देखेंगे हम। पोजिशन ये हो गया। रिमूव द क्लोथिंग, पुट द हील ऑफ वन हैंड ऑन द सेंटर ऑफ द चेस्ट। ठीक है, हील ऑफ द हैंड ऑन द सेंटर ऑफ द चेस्ट, जो 2 लाइन ड्रॉ की थी उसका जो सेंटर है वहां पे हमको प्लेस करना है। पुट योर अदर हैंड ऑन द टॉप ऑफ फॉर्मर हैंड, दूसरा हाथ हमको पहले हैंड के पीछे रखना है, टॉप पे रखना है। स्ट्रेंथन आर्म्स एंड शोल्डर्स डायरेक्टली ओवर हैंड्स। ये जो आर्म है ये हमारी बेंड नहीं होनी चाहिए, ये हमारी स्ट्रेट रहनी चाहिए, क्योंकि हमारा इफेक्टिव कंप्रेशन अगर ऐसा रहा तो हम थक जाएंगे, जल्दी थक जाएंगे। जो आदमी 5 मिनट सीपीआर दे सकता है वो आदमी 1 मिनट में ही थक जाएगा। इसलिए हमको हमारा पूरा बॉडी का वेट पेशेंट के ऊपर डालना है। ठीक है, इससे हम नहीं थकेंगे क्योंकि हमारा वेट ही यूज कर रहे हैं सीपीआर देने के लिए, हम कोई मस्कुलर एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो ये स्ट्रेट रहना चाहिए, ये पूरा सर्कल रहना चाहिए। ठीक है, इस तरह से सीपीआर आएगा। लॉक ऑल जॉइंट्स, सारे जॉइंट्स लॉक किए मैंने। ठीक है, पुश हार्ड एंड पुश फास्ट, हार्ड और फास्ट, जल्दी जल्दी और इफेक्टिव। ये चेस्ट कंप्रेशन होना चाहिए, ये चेस्ट कंप्रेशन दिखना चाहिए। पेशेंट मेरे लेवल पे नहीं रहना चाहिए, पेशेंट मेरे नीचे ही रहना चाहिए हमेशा, तभी हम चेस्ट कंप्रेशन दे पाएंगे। एट द एंड ऑफ ईच कंप्रेशन चेस्ट इज अलाउड टू रिकॉइल कंप्लीटली। मैंने दबा दिया, हार्ट खाली हो गया, ब्लड पंप हो गया बॉडी में, मैं छोड़ दिया,
पूरा ब्लड फिर से हार्ट में आ जाए। यही करना है हमको, पंपिंग करनी है। हार्ट में अपने वॉल्स बने हुए हैं, जो हम बोलते हैं ना वॉल की सर्जरी हुई हार्ट की, हार्ट में ऐसे वॉल्स बने हुए हैं जो हार्ट के ब्लड को एक ही साइड में ढकेलेंगे, ठीक है। दैट्स व्हाई हमको पंपिंग करती रहनी है। हार्ट अपना काम करेगा, एक ही साइड में आगे आगे ब्लड ढकेलता जाएगा। अगर ब्लड पीछे आता है तो वॉल बंद हो जाएंगी, पीछे का ब्लड हार्ट में आएगा और फिर इस हिसाब से सर्कुलेशन चलता जाएगा। अवॉइड एक्सेसिव वेंटिलेशन हमने देखा। देन गिव नेक्स्ट कंप्रेशन इमीडिएटली। ये सब होने के बाद में हमको अगर पेशेंट रिज्यूम नहीं हुआ तो ये कंप्रेशन इमीडिएटली रिज्यूम करना है। ये साइकिल हमको कंटिन्यू करनी है, ठीक है। अगर हम पेशेंट को फ्लोर पे लेटाते हैं, ऐसे पब्लिक प्लेस में हमको लगता है तो हम फ्लोर पे लेटाते हैं, तो हमारी बॉडी पोजीशन कैसे रहेगी? ये नेक्स्ट स्लाइड, ये आपका पेशेंट है, ये आपकी पोजीशन, ये आपको सिट ऑन योर नीज। ये अगर मेरे हॉस्पिटल में बेड पे पेशेंट रहेगा ना, मेरे को बेड पे चढ़ना रहता है। ये यहाँ है ना, मैं इसके ऊपर चढ़ा हूँ, ठीक है। ये पोजीशन रहेगी, ये लॉक बना, मेरा ये जॉइंट है ना, यहाँ पे मूवमेंट होगा, ठीक है। तो मूवमेंट ऐसा ऐसा होगा, मतलब ऐसा ऐसा, ठीक है। मेरा सिर्फ ये जॉइंट काम करेगा, ना कि ये जॉइंट, ना कि ये जॉइंट, ना कि यहाँ के जॉइंट। जो पंपिंग करेगा उसके बैक पे भी प्रेशर नहीं आना चाहिए। बैक पे प्रेशर आएगा ही नहीं, बैक मूव करेगा, बैक काम नहीं करेगा, बैक सिर्फ मूव करेगा, क्योंकि प्रेशर हमारे बॉडी वेट ट्रांसमिट हो रहा है। इसलिए ये सबसे कम थकने वाली पोजीशन है, सबसे कम थकने वाली हमारी पोजीशन है, जिससे हम ज्यादा से ज्यादा देर तक सीपीआर दे पाएंगे। तो यहाँ पे ये अप स्ट्रोक डाउन स्ट्रोक है, ये मैं ऊपर हूँ, ये मैं नीचे हूँ, इस तरह से मेरा मूवमेंट होगा। एफर्ट आर्म, फलक्रम, फलक्रम ये फिजिक्स का टर्म है, जो चक्के होते हैं, व्हील वगैरह होते हैं, वहां पे जो गोल गोल घूमता है उसको फलक्रम बोलते हैं। तो यहाँ पे मूवमेंट होगी, ये घूमेगा ऐसा, ठीक है। ये पिस्टन, जो वो कार में रहता है पिस्टन, वो काम करता है, उसको पिस्टन बोलते हैं, ठीक है। ये रेजिस्टेंस, यहाँ पे रेजिस्टेंस आएगा, यहाँ पे मैक्सिमम वर्क होगा, ठीक है। अगर ये सिचुएशन में हम काम करते हैं तो मैक्सिमम वर्क यहाँ होगा विथ मिनिमम प्रेशर और मिनिमम फोर्स, ठीक है। लोअर हाफ ऑफ स्टर्नम, हमने ये लाइन ड्रॉ की, लाइन के ऊपर का अपर हाफ ऑफ स्टर्नम है, लाइन के नीचे का लोअर हाफ ऑफ स्टर्नम है, ठीक है। ये आइडियल कंडीशन। मैकेनिज्म, अब मैकेनिज्म क्या क्या है, हम सीपीआर दे रहे हैं, ऐसे कौन से फिजिक्स के मैकेनिज्म है जिससे ब्लड का सर्कुलेशन और पंपिंग हो रहा है। पहला है कार्डियक पंप, दूसरा है थोरैसिक पंप, ठीक है। कार्डियक पंप, इसको मैंने ऐसे दबाया, ठीक है, अंदर हार्ट है, हार्ट इज अ ग्लोबुलर कैविटी, फ्लूइड फील्ड कैविटी है, ब्लड फील्ड कैविटी, उसको हम दबाएंगे, ब्लड आगे जाता जाएगा, दैट इज कार्डियक पंप। दबाएंगे, ब्लड आगे जाएगा, छोड़ेंगे, पीछे का जो ब्लड है वो हार्ट में आएगा। कंटिन्यूअस मूवमेंट हो रहा है, दब रहा है, निकल रहा है, दब रहा है, निकल रहा है, हार्ट यहाँ है, ब्लड यहाँ आएगा, यहाँ से आगे जाएगा, यहाँ वॉल्स बने हुए, यहाँ वॉल्स बने हुए, ठीक है। तो ये कार्डियक पंप हो गया। नेक्स्ट वन इज थोरैसिक पंप, ये थोरैसिक पंप हो गया। ये हमारा थोरैक्स है, आउटर कैविटी, वो भी पंप हो रहा है, हम चेस्ट कंप्रेशन दे रहे हैं तो ये पूरे ऑर्गन्स कंप्रेस हो रहे हैं, तो ये भी प्रेशर जनरेट होकर हार्ट कैविटी के ऊपर जाएगा, और सेम फिनोमिना, यहाँ से ब्लड हार्ट में जाएगा, हार्ट से फिर ये ब्लड आगे जाएगा। ये जैसे मैंने बोला ये वॉल है, कि वहां पे वो वॉल ओपन हुई है, सामने वाली ब्लड आगे गया, ठीक है। ये पीछे आने वाली वॉल क्लोज हो गई, ठीक है। नीचे जब रिकॉइल हो रहा है, पीछे वाली वॉल ओपन हुई, आगे वाली वॉल बंद हो गई, ठीक है। सो कार्डियक पंप एंड थोरैसिक पंप, हार्ट वाला पंप और लंग वाला पंप, थोरैक्स का पंप। नाउ ओपनिंग द एयरवे, एयरवे को कैसे ओपन करेंगे। ये हमारा नॉर्मल एयरवे है, पेशेंट अगर सीधा लेटा हुआ है तो हमारा एयरवे बंद रहेगा, ठीक है। हम ये कंसिडर नहीं करके चल सकते, हमको पहले एयरवे को ओपन करना होगा, उसके बाद में हमको एयरवे में विंड पाइप में हवा डालनी होगी, ठीक है। तो ये हमने ये नॉर्मल एयरवे है जो नॉर्मली ब्लॉक रहता है। क्यों ब्लॉक रहता है, ये हमारा प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है, ठीक है। नेचर ने दिया हुआ हमको एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है। नॉर्मली एयरवे ब्लॉक रहता है क्योंकि एयरवे में फॉरेन बॉडी ना जाए, ठीक है। अगर पेशेंट पानी में है तो नॉर्मली एयरवे ब्लॉक रहेगा, अगर पेशेंट ब्रीथ कर रहा है तभी उसके अंदर पानी जाएगा, ठीक है। वो नेक्स्ट इसमें हमने एयरवे ओपन किया, तो वो 2 मैन्यूअर से ओपन किया हमने। वो पेशेंट के सिर पे हाथ रखा, वो हेड टिल्ट कर रहा है, ठीक है, ऐसा पीछे में हेड टिल्ट, और चीन लिफ्ट, नेक्स्ट हैंड हमारा चीन लिफ्ट कर रहा है। तो क्या फॉर्मूला है, हेड टिल्ट एंड चीन लिफ्ट, ठीक है। मैडम ने करके बताया, ठीक है, हेड टिल्ट चीन लिफ्ट। एक हाथ से उसका सिर दबाया,
जिससे उसका हेड पीछे गया, बहुत ज्यादा पीछे नहीं दबाना है। क्यों नहीं दबाना है? अगेन सर्वाइकल इंजरी जो हमने शुरुआत में पढ़ा था, पेशेंट के साथ एकदम डेलिकेटली हैंडल करना है, ठीक है। आप बहुत ज्यादा हार्डली हैंडल नहीं कर सकते। तो ये है हेड टिल्ट एंड चीन लिफ्ट। मैडम ने एक हाथ से सिर दबाया, दूसरे हाथ से चीन को लिफ्ट किया, जिससे इसके पहले वाली डायग्राम में हमने देखा एयरवे ओपन हुआ था, ठीक है। एक इसमें यहाँ एयरवे बंद हुआ है, वहां एयरवे ओपन हुआ है। एयरवे मतलब विंड पाइप, ठीक है। वही हेड टिल्ट एंड चीन लिफ्ट वाला मैन्यूअर। ये एयरवे बंद है, वो एयरवे ओपन हुआ, ये यहाँ पे बंद है एयर, ठीक है। ये वाला जो है वो एयरवे है, ये हमारा इसोफेगस है, खाने की नली। तो ये श्वास नली यहाँ पे ओपन है, ठीक है। डू नॉट प्रेस डीपली इनटू द सॉफ्ट टिश्यू। जब हम चीन लिफ्ट करेंगे तो हमको चीन को ही लिफ्ट करना है, पूरा ये लिफ्ट नहीं करना है। ये हम जितना जोर से दबाएंगे हमारा एयरवे बंद हो जाएगा, ठीक है। डोंट यूज थंब टू लिफ्ट द चीन। चीन को लिफ्ट करने के लिए थंब यूज नहीं करना है, सिर्फ उंगलियों से हमको चीन को लिफ्ट करना है। छोटी छोटी चीजें है पर वो डायग्राम में दी हुई है, थंब यूज नहीं किया है उन्होंने, ठीक है। सिर्फ फिंगर से चीन लिफ्ट किया हुआ है। डोंट क्लोज माउथ कंप्लीटली। मुंह पूरी तरह बंद नहीं करना है, थोड़ा सा ओपन रखना है, ठीक है। इनका भी मुंह ओपन है, यहां पर भी बाबा जी का मुंह ओपन है, ठीक है। जॉ थ्रस्ट। जॉ थ्रस्ट मतलब इसको हम जॉ थ्रस्ट कहते हैं। ये एंगल ऑफ मैंडिबल है, इसको थोड़ा सा उठाना है, पर सबसे पहले हेड टिल्ट चीन लिफ्ट करने के बाद में हमको एंगल को थोड़ा सा उठाना है। दिस इज जॉ थ्रस्ट। ये जो जबड़ा है उसको सामने लाना है। हम काफी बार खाना खाते समय जॉ थ्रस्ट ऐसे सामने करते, तो वो जॉ थ्रस्ट होता है, जिससे एयरवे मैक्सिमम ओपन हो, ठीक है। रेस्क्यू ब्रेथ्स। सी compression, A airway, and now comes to rescue breaths. What are the recommendations? Tidal volume 500 से 600 ml। जो हमारा एक नॉर्मल सांस होती है उसमें हम 500 to 600 ml टाइडल वॉल्यूम जनरेट करते हैं। और रेस्पिरेटरी रेट कितना रहना चाहिए? गिव ईच ब्रेथ ओवर अबाउट 1 सेकेंड विथ इनफ वॉल्यूम टू मेक द विक्टिम चेस्ट राइज। हमको उसके मुंह में इतना फूंक मारना है कि हमारी एक नॉर्मल सांस उसमें ट्रांसमिट हो जाए, जिससे चेस्ट इफेक्टिवली रेज हो। माउथ टू माउथ ब्रीदिंग जो मूवीज में बताया है, आप माउथ टू माउथ ब्रीदिंग के साथ में रुमाल भी यूज कर सकते हैं। अभी मास्क आया हुआ है तो मास्क इज बेटर, इसमें से भी एयर ट्रांसमिट हो सकती है, तो हम ऐसे भी ब्रीदिंग कर सकते हैं। माउथ टू माउथ ब्रीदिंग में एथनिसिटी आ जाती है। हम पेशेंट को जनरली बेगर वगैरह रहता है तो एक रुमाल डाल करके माउथ टू माउथ ब्रीदिंग दे सकते हैं। माउथ टू बैरियर डिवाइस। बैरियर डिवाइस मतलब मैंने अभी बताया मास्क, रुमाल, जो कुछ भी है वो। माउथ टू नोज एंड माउथ टू स्टोमा वेंटिलेशन। नाक में भी हम ब्रीदिंग कर सकते हैं। स्टोमा मतलब छेद अगर किया हुआ है, ट्रकेस्टोमी का छेद यहाँ जनरली करते हैं, उसमें भी हम ब्रीथ कर सकते हैं। वेंटिलेशन विद बैग एंड मास्क। दिस इज माउथ टू माउथ ब्रीदिंग, दिस इज माउथ टू नोज ब्रीदिंग। अब माउथ टू माउथ ब्रीदिंग करने में हमको एक चीज का ध्यान रखना है, मुंह में अगर फूंक मारनी है तो नाक को पिंच करना रहेगा, नहीं तो मुंह में हवा मारोगे नाक में से हवा निकल जाएगी, ठीक है, इफेक्टिव ब्रीदिंग नहीं हो पाएगा। तो माउथ टू माउथ ब्रीदिंग में हमने यहाँ पर नाक बंद करनी है, इन्होंने नाक बंद की है। प्लेस योर माउथ ओवर विक्टिम्स माउथ एंड एक्सेल विथ पिंचिंग द नोज, ठीक है, नोज को पिंच किया हुआ है उन्होंने ताकि नाक में से पूरी एयर बाहर ना जाए। माउथ टू नोज ब्रीदिंग, डायरेक्टली नाक में हवा मार दी पर माउथ बंद किया है, ठीक है। अगर माउथ ट्रॉमा है, मुंह में अगर कुछ फंसा हुआ है, मुंह में बहुत सारा ब्लड है, हम माउथ टू माउथ ब्रीदिंग नहीं दे पा रहे, मुंह की सर्जरी हुई है, तो इस केस में हम माउथ टू नोज ब्रीदिंग दे सकते हैं। माउथ टू बैरियर डिवाइस, उन्होंने पेशेंट के मुंह पे मास्क रखा हुआ है जो हॉस्पिटल में अवेलेबल है और उससे वो बैरियर डिवाइस से ब्रीथ दे रहा है। बैग एंड मास्क वेंटिलेशन, ये हम हमारे हॉस्पिटल में यूज करते हैं, इसे अम्बू बैग कहते हैं। ब्लू कलर का जो बैग है वो सेल्फ इन्फ्लेटिंग बैग होता है, उसको दबाया तो वो अपने आप इन्फ्लेट हो जाएगा, ठीक है। दिस इज बैग एंड मास्क वेंटिलेशन। अब आता है डिफिब्रिलेशन, मतलब शॉक देना। वीटी वीएफ वाली दो कंडीशन होती है, वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। जो नीचे दिया हुआ है वो दो कंडीशन में हम जनरली शॉक देते हैं। डिफिब्रिलेशन देते समय हमको क्या प्रिकॉशंस देखनी है? तो सबसे पहले सेफ्टी एसेस करनी है, पेशेंट को पैडल्स लगाने हैं। ये वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, ये वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन है, ठीक है। ईसीजी पे अगर ऐसा एक्टिविटी आता है, इसको वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया कहते हैं। दिस इज वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है? ये रेगुलर पैटर्न है, कुछ तो पहले पैटर्न का लास्ट पैटर्न का मिला जुला है, यहाँ पे कोई पैटर्न नहीं है। दिस इज वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। ये दोनों कंडीशन में हमको शॉक देना है। शॉक के बिना ये दोनों कंडीशन ट्रीट नहीं हो सकती, ठीक है। ये हमारा डिफिब्रिलेटर है जो जनरली हम हॉस्पिटल में यूज करते हैं।
जो साइड से 2 वायर्स निकली हुई है वो 2 पैडल को जा रही है, जिससे हम शॉक प्रोवाइड करते हैं। इस तरह से हम पेशेंट के ऊपर डिफिब्रिलेशन पैड रखते हैं। पैडल साइजेस दी हुई है बच्चों के हिसाब से, एडल्ट्स के हिसाब से। कहाँ रखनी है वो दिखाया गया है। पहला वाला पैडल रखा है उसने राइट स्टर्नम के बाजू में, दूसरा पैडल रखा है लेफ्ट स्टर्नम के, पेशेंट के लेफ्ट साइड में, निप्पल के नीचे, ठीक है, राइट साइड में। कितना शॉक देना है? 150 to 200 जूल उस पे। ये यहाँ पे एक बीच में नॉब है, उसको लिखा हुआ है उस पे 100, 120, 140, 160। तो हमको देना है 150 to 200 जूल्स डिपेंडिंग अपॉन पेशेंट्स गर्थ। दुबला पतला पेशेंट है 200 जूल काम नहीं करेगा, 150 जूल सफिशियंट है, 200 जूल जला देगा, ठीक है। मोटा पेशेंट है 150 जूल से कुछ नहीं होगा, 200 जूल देना पड़ेगा, ठीक है। नर्स का क्या रोल है? जेली अप्लाई करना है और वो सब दिया हुआ है कैसे उसको शॉक देना है, ठीक है। शॉक देने के पहले एक मंत्र बोलना है, आई एम क्लियर, यू आर क्लियर, ऑल आर क्लियर। मैंने टच नहीं किया हुआ पेशेंट को, आपने टच नहीं किया हुआ है, किसी ने भी टच नहीं किया है। अगर कोई भी पेशेंट को टच करता है तो उसको मूवी में दिखाते हुए ऐसा झटका बैठेगा। एईडी मतलब ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर। 2 टाइप के डिफिब्रिलेटर आते हैं, एक एक्सटर्नल रहता है, एक इंटरनल रहता है। एक्सटर्नल में ऑटोमेटिक, नॉन ऑटोमेटिक भी आता है। ये जो हमने देखा ये नॉन ऑटोमेटिक है, इसको अपने को हाथ से चलाना रहता है। और एक आता है जो ऑटोमेटिक रहता है, वो सिर्फ इंस्ट्रक्शन बोलता है, वो हमको फॉलो करनी है। ये ऑटोमेटिक एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर है। पेशेंट के ऊपर हमने रख दिया तो वो खुद असेस कर देगा VTVF है या नहीं है, और अगर VTVF है तो शॉक देना है या नहीं है। एनालाइज रिदम, डू नॉट टच विक्टिम। जब हमने एईडी लगा दिया है, वो जो पैडल्स लगाए हैं पेशेंट को वो चिपकने वाले हैं, ठीक है। एडेसिव है तो वो एडेसिव वाले पैडल्स लगाने हैं पेशेंट को, और वो फॉलो इंस्ट्रक्शन करके हमको पेशेंट को शॉक देना है। वो डिफिब्रिलेटर अपने आप इंस्ट्रक्शंस दे देगा क्योंकि वो ऑटोमेटेड है, ठीक है। स्टैंड क्लियर, हाथ नहीं लगाना है, सबको क्लियर रखना है और शॉक देना है। एईडी देने के बाद में इमीडिएटली जैसे ही शॉक हमने दिया, शॉक हमने विदिन 10 सेकंड दिया, 10 सेकंड से ऊपर का समय हमने बर्बाद नहीं किया। जैसे ही 10 सेकंड्स हुए हमने चेस्ट कॉम्प्रेशन रिज्यूम किया, ठीक है। दिस इज रिकवरी पोजीशन। हमारा CPR हो चुका है, खुश खबर है, हमारा पेशेंट जीवित बच गया है, हमने रेसिटेट कर लिया, रिवाइव कर लिया है। उस सिनेरियो में हमको जब तक EMS नहीं आती है तब तक हमको पेशेंट को इस पोजीशन में लिटाना है। इस पोजीशन को रिकवरी पोजीशन बोलते हैं, ठीक है। इफ विक्टिम स्टार्ट्स टू ब्रीथ नॉर्मली, प्लेस इन रिकवरी पोजीशन, ठीक है। हमको हाथ और पैर पेशेंट को एक साथ में एक साइड में लिटाना है, जिससे उसका ब्रीदिंग भी बना रहे और उसका रेस्पिरेशन बना रहे और उसको ज्यादा इंजुरी भी ना हो, ठीक है। रिकवरी पोजीशन ऐसी देते हैं, ठीक है। एक हाथ फोल्ड किया, एक पैर फोल्ड किया और सबको एक साथ लिटा दिया। दिस इज रिकवरी पोजीशन। ड्रग्स कौन से हैं जो हमको BLS में यूज, ये ड्रग्स वगैरह ये सारा ACLS में आता है, ठीक है। फिर भी नॉमिनली एड्रेनालिन, कैल्शियम, अम्योडेरॉन, लिग्नोकेन, मैग्नीशियम सल्फेट, ठीक है। थैंक यू। एक्चुअल CPR कैसे प्रोवाइड किया जाता है ये हम एक YouTube के वीडियो में देखेंगे, ठीक है। Emergencies can happen anywhere, so it is important to know how to provide basic life support care. As you approach the scene of an emergency event, check your surroundings to ensure that they are safe, and only kneel beside the victim after that. Tap the victim's shoulder and shout, "Are you okay? Are you okay?" If the victim is unresponsive, Victim response नहीं कर रहा है. call for help and check for breathing. Open the victim's airway.
Use the head tilt and chin lift technique. Press down on the forehead with one hand while pulling up on the chin with the other hand. Gently tilt the head back. When checking for breathing, listen for sounds of breathing. Feel for exhalation on your cheek and look to see if the victim's chest is rising and falling. This is the look, listen, and feel approach. Checking for breathing should take no more than 10 seconds. Breathing is considered normal if the victim takes at least 2 normal breaths within 10 seconds. If the victim is not breathing and there is another rescuer, ask him or her to call an ambulance. If you're alone, call one yourself. The emergency medical dispatcher will give you instructions on how to provide cardiopulmonary resuscitation. Place the victim in a supine or face-up position on a firm, flat surface. Kneel at the victim's side. Place one hand on top of the other and interlace your fingers. Place the heel of your hand in the center of the victim's chest on the lower half of the breastbone. Position your shoulders directly over your hands. Keep your arms straight and lock your elbows. Compress the chest 30 times to a depth of 5 to 6 centimeters. Then allow for full chest recoil. Chest compressions should be steady and fast, performed at a rate of twice a second. You can even count if it helps. Chest compressions are followed by 2 ventilations. To deliver ventilations, tilt the victim's head back and pinch the nose shut. Take a normal breath and blow into the victim's mouth. Watch for the chest to return to its normal position while taking another breath. Repeat this sequence. Minimize interruptions in chest compressions to last no more than 5 seconds. Alternate the 30 chest compressions and the 2 ventilations until help arrives. If you have another rescuer with you, switch positions every 2 to 3 minutes because providing CPR is tiring and you can become less effective. When you see signs of the victim regaining consciousness, such as breathing, coughing, or moving purposefully, stop CPR and put the victim in a recovery position. अच्छा, जिनकी हार्ट सर्जरी हुई है उनको सीपीआर दे सकते हैं? हार्ट सीपीआर सभी को देना है। हार्ट सर्जरी वाले को भी सीपीआर देना है। अगर सीपीआर नहीं देंगे तो पेशेंट नहीं बचेगा। हार्ट सर्जरी में मेनली प्रॉब्लम क्या हो सकता है, थोड़ा हमको कॉशियस रहना है कि सीपीआर कैसे देना है। मेनली हार्ट सर्जरी में प्रॉब्लम ये होता है कि हमको चेस्ट को ओपन करना होता है। तो जो स्टर्नम होता है वो स्टर्नम को हम बीच में से कट करके 2 पार्ट में ओपन करते हैं और फिर हार्ट की सर्जरी परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो ये सिनेरियो में हमको ध्यान रखना है कि पेशेंट का स्टर्नम बहुत ज्यादा प्रेस ना हो। डू नॉट हार्म द पेशेंट। सीपीआर एक्टिवली जैसा दिया है वैसा ही देना है हमको। सिर्फ डू नॉट हार्म द पेशेंट में ज्यादा स्ट्रेस आउट करना है, क्योंकि उसके पीछे के जो एजेस रहते हैं स्टर्नम के, वहां पे स्टर्नल वायर ली जाती है। जो सूचर्स लिए जाते हैं वो स्टील के वायर से लिए जाते हैं। जनरली हमने सूचर्स देखे हुए वो धागे के रहते हैं। ठीक है, बट हार्ट का स्टर्नम क्लोज करने के लिए हमको सूचर्स जो लेने होते हैं वो स्टील वायर के लेने होते हैं। ठीक है, तो वो हार्ट के ऊपर इतना प्रेशर ना दे कि हार्ट बर्स्ट आउट हो जाए। तो हमको वो ध्यान में रखना है कि डू नॉट हार्म द पेशेंट। ये चीज पे हमको स्ट्रेस देना है। बाकी सीपीआर हमको पेशेंट को देना ही देना है। ठीक है, स्पेशल कंडीशन 2 ही है जिसमें हमको सीपीआर स्पेशल तरीके से देना है। एक रहता है पीडियाट्रिक। पीडियाट्रिक में हमको सीपीआर संभल के देना होता है, क्योंकि हम पीडियाट्रिक का चेस्ट अगर प्रेस करेंगे तो वहां डेफिनेटली इंजुरी होगी। इसलिए हमको इंजुरी को मिनिमाइज करने के लिए पेशेंट को, बच्चे को इस तरह से पकड़ना है। ठीक है, एनसर्कल करना है उसकी पूरी चेस्ट को हमारी पूरे हाथों के उससे, और उसके जो सेंटर ऑफ चेस्ट है जहां पे हम सीपीआर दे रहे हैं वो पॉइंट हमारा प्रेस करेगा 2 थम्स से। ठीक है, तो हमको 2 थम्स को वहां पे रखना है। पीछे से पेशेंट की बैक को कवर करना है, बच्चे को कवर करना है, और इस तरह से हमको सीपीआर देना है। जो हमारे 2 थंब है वो हमारा हील ऑफ द हैंड होंगे। ठीक है, इस तरह से। अल्टरनेटिवली हम बच्चे को इस तरह से 2 फिंगर टेक्निक से भी सीपीआर दे सकते हैं। ठीक है, 2 फिंगर पेशेंट के चेस्ट के ऊपर रख के वैसे भी हम बच्चों को सीपीआर दे सकते हैं, या फिर पूरा एनसर्कल करके इस तरह से। ठीक है, ये एक स्पेशल कंडीशन हो गई। दूसरी हो गई फीमेल प्रेग्नेंट। ठीक है, प्रेग्नेंट में थोड़ी फिजियोलॉजी चेंज हो जाती है। पेट में बच्चा रहता है। ठीक है, तो जो लंग्स होते हैं वो थोड़ा ऊपर मूव हो जाते हैं। ठीक है, तो वो लाइन भी थोड़ा ऊपर हमको सीपीआर देना होगा। ठीक है, चेस्ट कंप्रेशन थोड़े माइल्ड रहेंगे।
5 सेंटीमीटर से ज्यादा डेप्थ नहीं रहनी चाहिए, ठीक है। बाकी जो है वही फॉलो करना है। और कोई क्वेश्चन? कितनी देर तक दे सकते हैं? जब तक पेशेंट रिकवर ना हो। मैंने मेरे लाइफ में 1.5 घंटा भी सीपीआर दिया है और पेशेंट 1.5 घंटे बाद भी रेस्क्यू हुआ है। मैं दिल्ली अपोलो में था तब, एक बहुत बड़ा अजनारा कंस्ट्रक्शन करके बिल्डर है, काफी बड़ा बिल्डर है, आपको हाईवेज पे भी उसके बोर्ड मिल जाएंगे। उसका मालिक एडमिट था, उसकी एक बार सीएबीजी हो चुकी थी, जिस सर्जन की थी उसी सर्जन के पास में वो सेकंड टाइम भी आया था कराने। तो वहां पर हमने उसको मॉर्निंग में 8 बजे हमको पेशेंट को ओटी के लिए लेना था, 7 बजे अरेस्ट हुआ, हमने उसको 1.5 घंटा सीपीआर दिया पर हमने उसको बचाया। फिर ऑपरेशन हुआ, पेशेंट 10 दिन हॉस्पिटल में रहा और घर गया, ठीक है। वहां पे हमारा डिफिब्रिलेटर बहुत काम आया, उसको डिफिब्रिलेटर पैडल की वजह से हमने बचाया। हाँ, पॉइजनिंग की कंडीशन में क्या करना है? किसी ने जहर खा लिया या फिर किसी को कुछ हो गया? जहर खा लिया तो हमने ABCA भी तो फॉलो करना है। सभी कंडीशन में सीपीआर फॉलो करना ही करना है, कोई भी कंडीशन स्पेशल नहीं है सीपीआर करने के लिए। सबसे पहले असेस द कंडीशन, पेशेंट की कंडीशन हमको असेस करनी है, चेक करनी है, ठीक है। अगर मुंह में फ्रॉदिंग है, फ्रॉदिंग निकालना है, मुंह में अगर कुछ गया है वो स्पिट आउट करने बोलना है, अगर पेशेंट कॉन्शियस है तो अनकॉन्शियस है तो हाथों से निकालना है, ठीक है। चेक करना है, फट से जाकर के पल्स चेक करना है, वही जो रिदम दिया हुआ है वैसा ही रिदम हमको फॉलो करना है। इन केस ऑफ नो पल्स, इन केस ऑफ नो ब्रीदिंग, ब्रीदिंग और पल्स नहीं है, फटाफट चेस्ट कंप्रेशन शुरू। पहले सबसे पहले कॉल फॉर हेल्प गया, मैं कंडीशन असेस किया, पेशेंट को कॉन्शियस है या नहीं चेक किया, पेशेंट अनकॉन्शियस है, कॉल फॉर हेल्प 108 दबा दिया या फिर मेरे फ्रेंड को बुला लिया, ठीक है। उसके बाद में चेस्ट ऑपरेशन शुरू किए। अगर पल्स नहीं है तो, अगर पल्स है तो पेशेंट को कंफर्टेबली हम हॉस्पिटल तक ले जा सकते हैं, ठीक है। सॉर्बिट्रेट का बोलते हैं कि वो सॉर्बिट्रेट ये एमआई में यूज करते हैं। मैं एक वो मेडिकेशन वाला आया था, हार्ट अटैक में मेडिकेशन वाला स्लाइड बताया था मैंने, ठीक है। तो तब हम सॉर्बिट्रेट दे सकते हैं पेशेंट, कुछ प्रॉब्लम होती तो जीभ के नीचे यस यस दैट इज सॉर्बिट्रेट। इकोस्प्रिन भी दे सकते हैं हम, एस्पिरिन इकोस्प्रिन जिसको बोलते हैं, तो आपके खून को पतला करके बोलेंगे। हाँ, इकोस्प्रिन सॉर्बिट्रेट ये दोनों ऐसी टैबलेट है जो क्लोपीटैप करके है, इकोस्प्रिन करके है और सॉर्बिट्रेट, ये 3 टैबलेट्स ऐसे हैं जो हम टंग के नीचे दे के रख सकते हैं। टंग के नीचे इसलिए देते हैं क्योंकि टंग कभी आपने आईने में देखी होगी ना, आईने में टंग को ऐसे ऊपर करके देखना तो नीचे ब्लू ब्लू दिखता है, रेड कलर नहीं दिखता, ब्लू कलर दिखता है क्योंकि वहां वेन्स होती है। वो वेन्स और उसके बीच में बहुत कम परत होती है, इसलिए वो एकदम सुपरफिशियल रहती है, बहुत ऊपर रहती है वो वेन्स, वो डायरेक्टली वहां से ड्रग को सक करती है, ठीक है। इसलिए जुबान के नीचे, बॉडी में कोई भी ऑर्गन नहीं है जहां पे हमको वेन्स इतनी डायरेक्टली दिखती है। हाथों पे है पर हाथों में एब्सॉर्प्टिव कैपेसिटी नहीं है क्योंकि वहां पे स्किन है, स्किन एक डेड टिश्यू रहता है, एक लेयर ऊपर डेड रहता है। थोड़ा अपन ऐसा करेंगे जो व्हाइट व्हाइट निकलता है ना, वो डेड लेयर रहती है, ठीक है। यहाँ पे सीधा अंदर चला जाता है ब्लड सर्कुलेशन की, हम खाएंगे जाएगा उसको टाइम लगेगा, इसलिए वो वहां पे रखते हैं, ठीक है। इन केस ऑफ इमरजेंसी कंप्रेशन सिर्फ तभी देना है जब पेशेंट अनरिस्पॉन्सिव है, तभी देना है। असेस किया मैंने पेशेंट को, नो रिस्पॉन्स, कॉल फॉर हेल्प, देन सीपीआर। सीक्वेंस ध्यान में रखना है हमको। सबसे पहले असेस द सिचुएशन, पेशेंट को आर यू ओके, आर यू ऑलराइट, फिर कॉल फॉर हेल्प 108, देन सीपीआर। मतलब जब ऐसा लग रहा है कि ब्रीथ अंदर नहीं जा रही है तो उस कंडीशन में सीपीआर, ब्रीथ नहीं जा रही है, पल्स नहीं है, पेशेंट अनरिस्पॉन्सिव है, रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, साइंस ऑफ लाइफ यही है, ब्रीदिंग और हार्ट, ठीक है। पल्स चेक किया, ब्रीदिंग चेक किया, ठीक है। ये दोनों कंडीशन नहीं रही, डायरेक्टली कॉल फॉर हेल्प के बाद सीपीआर। सीपीआर में चेस्ट कॉम्प्रेशन, एयरवे, ब्रीदिंग। चेस्ट कॉम्प्रेशन मैंने स्टार्ट की, अब मैं बता दो, डेमो करके बताता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ से जा रहा हूँ, पेशेंट अनकॉन्शियस है, मैंने पहले कंडीशन चेक कर लिया, अगर कोई सांप है यहाँ पे तो उसको काटा, मेरे को भी काटेगा, ठीक है। पहले वो सांप को हटाओ या फिर पेशेंट को हटाओ, दोनों में से कंडीशन कर लो, उसकी और मेरी सेफ्टी बनी रहे, आसपास में जो लोग खड़े हैं उनकी भी सेफ्टी बनी रहे। हाईवे है, चालू हाईवे, ट्रक जा आ रहे हैं, मैं वहीं सीपीआर कर रहा हूँ, कोई मतलब नहीं बना, ठीक है। इसको मेरे को सेफ कंडीशन में, सेफ सिनेरियो में ले जाना है, मेरे को भी मेरी सेफ्टी देखनी है, बाय स्टैंडर्ड की सेफ्टी देखनी है, ठीक है। ये मैंने देख लिया, असेस कर ली, कोई खतरा नहीं है, पेशेंट
पॉइजन लेके गिरा हुआ है, मार लग के गिरा हुआ है, ठीक है। अभी यहाँ से मैंने साइड में ले गया, कंफर्टेबल पोजीशन मेरी और पेशेंट की दोनों हो गई, ठीक है। बाबा जी ठीक है, आर यू ऑलराइट? रिस्पॉन्ड किया, ठीक है। रिस्पॉन्ड नहीं किया, चेक फॉर पल्स नॉट मोर देन 10 सेकंड्स, ठीक है। 10 सेकंड के अंदर अंदर मैंने असेस कर लिया कि पेशेंट की पल्स नहीं है। अगर है तो ठीक है, बाबा जी थोड़ा सा कॉन्शियस लग रहा है, पल्स है, तो मैंने रिकवरी पोजीशन में लिटा दिया। रिकवरी पोजीशन, ये हाथ उधर लिया, ये पैर उधर लिया, घुमा दिया पेशेंट को, ठीक है। अगर रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, ये भी नहीं है, तो इमीडिएटली गो फॉर सीपीआर। लाइन बन गई है, चेस्ट कंप्रेशन मैंने शुरू कर दिया, ठीक है। यहाँ पे 1 2 3 4 इस तरह से हमको मन में काउंट करना है, मुंह से काउंट नहीं करना है, थक जाओगे, ठीक है। मन में काउंट करना है, चेस्ट कंप्रेशन देना है, फास्ट हार्ड फास्ट हार्ड फास्ट, पुश हार्ड पुश फास्ट, ठीक है। 100 से ज्यादा हो रहे हैं, 120 से कम, ठीक है। रिक्वायर्ड भी दिख रहा है, इफेक्टिव हो रहा है चेस्ट कंप्रेशन। ब्रीथ्स, ये यहां से हवा इसके अंदर जाएगी, ठीक है, ये अप आएगा, ठीक है। इस तरह से हमको माउथ टू माउथ वेंटिलेशन करना है। माउथ टू माउथ वेंटिलेशन में 10 सेकंड से ज्यादा हमको गवाना नहीं है। अगेन फॉर सीपीआर, ठीक है। कॉल फॉर हेल्प आ गया हमारे साथ वाला, भाई मैं थक गया हूं, तू कर, ठीक है, ये करेगा, सीपीआर प्रोवाइड करेगा, ठीक है। उसने भी सीपीआर चालू रखा, तब तक इमरजेंसी सर्विस आ गई। पेशेंट ब्रीथ नहीं कर रहा है, फट से उसके मुंह में ट्यूब डाल के वो लोग ब्रीदिंग शुरू कर देंगे, ठीक है। पेशेंट को मूव करेंगे, लेके जाएंगे, लेके जाते वक्त भी सीपीआर चालू रहेगा क्योंकि सर्कुलेशन बंद है, ठीक है। सर्कुलेशन हमको कंटिन्यू करना है। एसीएलएस वाले आके एसीएलएस करें, ठीक है। जो टीम आई हुई है वो हार्ट की दवाइयां लाई है साथ में, डिफिब्रिलेटर पैडल लाए हुए साथ में, ठीक है। वो लोग वो अपना काम करें, ठीक है। रिकवरी पोजीशन राइट या लेफ्ट? हमारा पर्पस सॉल्व होना चाहिए, राइट लेफ्ट वो डेड बॉडी को क्या पता। नहीं, जैसे आप ब्रीथ कर रहे हैं तो राइट में ज्यादा कंफर्टेबल रहेगा या लेफ्ट में, ऐसा कुछ नहीं, आइदर ऑफ कोई भी पोजीशन पे रिकवरी। राइट लेफ्ट तो हमने बोला है, बनाने वाले ने राइट लेफ्ट थोड़ी बना, तो हमें राइट बैटिंग करेंगे लेफ्ट बैटिंग करेंगे, बनाने वाले दोनों से भी बनाए। इन केस दोनों दोनों आप जैसे कंफर्टेबल हो वैसे, ठीक है। आपको इधर करना है, इधर भी ट्रेन कर सकते हो, उधर भी ट्रेन कर सकते हो। और कोई क्वेश्चन? ये जो होता है एस्पिरेशन निमोनिया, लाइक उल्टी जो है वो लंग्स में चली जाती है, तो जैसे कोई पेशेंट ने उल्टी की तो अपने को क्या करना कि वो लंग्स में ना जाए, या फिर उसकी पोजीशन क्या रखनी है? रिकवरी पोजीशन। हाँ। अगर पेशेंट घर में लेटा हुआ है, रिकवरी पोजीशन टू अवॉइड एस्पिरेशन निमोनिया, ये एस्पिरेशन निमोनिया के ही लिए बनाई गई कंडीशन है। रिकवरी पोजीशन जो है वो उसी के लिए बनाई हुई है, जो भी मुंह में आएगा वो बाहर चला जाएगा, ठीक है। उसने वो बनाई इतनी अच्छी पोजीशन है ना, उसका मुंह देखोगे एक साइड में टिल्ट है, थोड़ा सा झुका हुआ है, पूरा जो भी मुंह में आएगा वो सब निकल जाएगा। आईसीयू में काफी सारी डेथ्स एस्पिरेशन निमोनिया की वजह से ही होती है, इसलिए हम रिकवरी पोजीशन बनाते हैं। पेशेंट को एक साइड टिल्ट कर देते हैं, सारा स्पिट आउट हो जाएगा, ठीक है। आप रिकवरी पोजीशन का एक बार फोटो फिर से दिखा पाएंगे? हाँ, एक मिनट। कभी सर वेट ज्यादा होता है, बच्चा होता है, तो वो सिर्फ फेस भी एक साइड में कर दे। हाँ, फेस भी एक साइड में कर दे। अगर पेशेंट बंधा हुआ है, बहुत मोटा है, अकेले से नहीं हो पा रहा है, तो हम सबसे पहले तो फेस ही एक साइड कर देते हैं। रिकवरी पोजीशन नहीं भी कर पाए तो हमारा जो एयरवे है उसको हम सिक्योर कर सकते हैं, ठीक है। एक बार हम रिकवरी पोजीशन भी देख लेते हैं। जैसे चोकिंग में सभी को आदत होती है इन जनरल कि वो टैप करते हैं, पीछे में बैक में मारते हैं। हाँ, वो एग्जैक्टली। तो वो बच्चों को, वो छोटे बच्चे जो रहते हैं ना, वो छोटे बच्चों को एक बैठने का अपन ने ऐसा बच्चे को इस पोजीशन पे लेने का कि यहाँ उसका चेस्ट आए, इस पोजीशन पे लेना, यहाँ उसका चेस्ट आएंगे, दो पैर ऐसे आएंगे और गर्दन ऐसी आएगी, ठीक है। यहाँ पे मैं उसको पीछे से टैपिंग करूंगा, ठीक है। अगर एडल्ट है तो उसके पीछे जाएंगे, हम फिस्ट बनाएंगे, दूसरे हाथ को एनसर्कल करेंगे, ये जो बोन है वो बोन के नीचे, ठीक है। यहाँ पे 5 एब्डोमिनल थ्रस्ट देंगे, 1 2 3 4। तो इनको बैक टैप करके कोई फायदा नहीं होगा? नहीं, इनको बैक टैप कर, नॉर्मली व्हाट हैपेंस ना कि सभी जगह मूवीज में दिखाया जाता है कि पीछे नहीं, तो इट शुड नॉट बी लाइक दैट। ये ऐसा ही रहना चाहिए, होगा उससे भी, पर सबसे इफेक्टिव ये है। उससे 10 टैप मारेंगे तो होगा, ये पहले ही थर्स्ट में निकल जाएगा, ये सबसे इफेक्टिव है। इसमें टैप कहीं नहीं दिया हुआ है, हमारे सिनेरियो में टैप कहीं नहीं दिया हुआ है, हमारे सिनेरियो में एब्डोमिनल थर्स्ट दिया हुआ है। टैप फॉर द बेबी जो कंडीशन मैंने बताई वो, ठीक है।
ये हमारी रिकवरी पोजीशन, ठीक है। लास्ट में जो दिया हुआ है वो रिकवरी पोजीशन है, हाथ से उसका सर के नीचे गया हुआ हाथ है ताकि सर्वाइकल इंजुरी और ना हो, ठीक है। एक आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो एक मेरे थोड़े से एमसीक्यूज है, ठीक है, वो अपन एक बार ये कर लेते हैं। How should you open the airway of an unconscious casualty? A. Head tilt chin lift. B. Jaw thrust. C. Head tilt jaw thrust. D. Chin lift. ठीक है, A. Not more than 10 seconds. ठीक है. Next question is, you are a lone first aider and have an unconscious non-breathing adult. What should you do first? हम अकेले हैं, ठीक है. सबसे पहले हमने क्या करना है? Start CPR with 30 compression. Give first initial rescue breaths. Call 108. Give 2 initial rescue breaths. Call 108. ठीक है. Which is the correct ratio of chest compression to rescue breath for use in CPR of an adult casualty? Option D. ठीक है. Which of the following is correct sequence for chain of survival? ठीक है. A ऑप्शन, 108 को कॉल करना है, सीपीआर देना है, डिफिब्रिलेशन करना है, उसके बाद में ACLS, ठीक है. व्हाट इज द कॉज ऑफ एंजाइना? एंजाइना मतलब जो हार्ट अटैक आता है उसका जो पेन रहता है, दैट पेन इज नोन एज एंजाइना. तो हमको तो पेशेंट हार्ट अटैक आया ये नहीं बोलेगा, हमको पेशेंट एंजाइना हमें है यही पता चलेगा. तो हार्ट अटैक का जो पेन है उसको एंजाइना बोलते हैं. तो व्हाट इज द कॉज ऑफ एंजाइना, मतलब व्हाट इज द कार्ड ऑफ हार्ट अटैक? इनसफिशिएंट ब्लड रीचिंग टू लंग, इनसफिशिएंट ब्लड रीचिंग टू ब्रेन, इनसफिशिएंट ब्लड रीचिंग टू हार्ट मसल एंड ऑप्शन सी, ठीक है. व्हाट शुड अ कैजुअलिटी विद अ सीवियर एलर्जी कैरी एट ऑल टाइम्स? एक कैजुअलिटी है हॉस्पिटल में, उसने अपने एलर्जी को ट्रीट करने के लिए, सीवियर एलर्जी को ट्रीट करने के लिए क्या हमेशा अपने साथ में रखना है? A, B, C, D. इंसुलिन, पैरासिटामोल, एड्रेनालिन, एस्पिरिन. एस्पिरिन हमारे एलर्जी के लिए नहीं है, एस्पिरिन हमारे खून को पतला करने के लिए है. दैट शुड बी यूज इन केस ऑफ हार्ट अटैक. ए, इंसुलिन तो नहीं हो सकता शुगर के लिए. बी, एसिटामिनोफेन और पैरासिटामोल फीवर के लिए. एड्रेनालिन, ठीक है. सीपीआर का सबसे पहला प्राइम फोरमोस्ट ड्रग है, इसलिए ये एमसीक्यू लेमैन कॉमन पब्लिक के लिए दिया गया है, क्योंकि एड्रेनालिन ये एक अकेला ऐसा ड्रग है जो हर सीपीआर में हमको देना ही देना है, ठीक है. सिट्रिजिन फॉर एलर्जी, हमने सिट्रिजिन देखा है एलर्जी में, एस्पिरिन देखा है हमने नहीं. सिट्रिजिन माइल्ड एलर्जी में देते हैं. अगर शॉक वाली एलर्जी है तो हमको एड्रेनालिन देना है, ठीक है. कंप्रेशन देने के पहले ये ड्रग देना. ACLS, ये ACLS में आएगा क्योंकि ये आप नहीं दे पाओगे ना, ये इंजेक्शन है. एड्रेनालिन इज इंजेक्शन, इंजेक्टेबल है, ये ACLS देगा, ठीक है. बट ACLS सबसे पहला ड्रग कौन सा देगा ये आपको पता रहना चाहिए, एड्रेनालिन, ठीक है. ये हमारे बॉडी में ही होता है, ये हमारा बॉडी ही चलाता है. अगर ये कम गिर गया है तो हार्ट फेल हो जाता है, इसमें हमको एड्रेनालिन देना होता है, ठीक है. बहुत पोटेंट ड्रग है. एक छोटा सा 1 ml का एम्प्यूल आता है, बहुत सस्ता, 2-5 रुपए का 10 रुपए का एम्प्यूल आता है. गवर्नमेंट ने इसका रेट इसीलिए कम रखा हुआ है कि ये सबसे इमरजेंसी ड्रग है. हर डॉक्टर का एड्रेनालिन ये पहला ड्रग है, इसके बारे में उसको सब कुछ पता रहता है, ठीक है. ये हार्ट रेट बढ़ाता है, बीपी बढ़ाता है, ये सारी इमरजेंसीज में काम आता है. कोई भी कैजुअलिटी एड्रेनालिन के बिना पूरी नहीं है, ठीक है. Which test should you use if you suspect that a casualty has had a stroke? थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है बट अच्छा है.
अब ये वर्ड्स पे ध्यान देना है। स्ट्रोक मतलब पेशेंट ऑलरेडी डिफाइन हो चुका है कि इसको स्ट्रोक है। स्ट्रोक होने के बाद में कौन सी टेस्ट हमको परफॉर्म करनी है, स्ट्रोक मतलब क्या है, ये डेफिनेशन में इसका आंसर है। ठीक है, तो क्या लग रहा है आंसर? हम अगर स्ट्रोक का पेशेंट आ जाए तो हम ये टेस्ट करेंगे, पर हम आंसर नहीं दे पा रहे हैं। आंसर ए है, क्योंकि ऑलरेडी स्ट्रोक वाला पेशेंट है। ठीक है, उसमें हमको टेस्ट परफॉर्म करना है। उन्होंने बोला है, वर्ड थोड़े से टिपिकल है इसके। विच टेस्ट शुड यू परफॉर्म फर्स्ट? विच टेस्ट मतलब कोई टेस्ट है जो हमको करना है। सीपीआर इज नॉट टेस्ट। ठीक है, यस, वो टेस्ट से हम डिफाइन करेंगे कि पेशेंट को स्ट्रोक हुआ है। ठीक है, तो फेस, आर्म, स्पीच, ये टेस्ट है। ठीक है, फेस अगर मुंह एक साइड जा रहा है, ठीक है, आर्म एक साइड लूज गिर गया है, स्पीच स्लर स्पीच आ रहा है, क्लीन स्पीच नहीं आ रहा है, वो बराबर से बात नहीं कर पा रहा है, तो स्ट्रोक है। ठीक है, स्ट्रोक की कंडीशन में क्या करना, मतलब समझ में आ गया कि किसको स्ट्रोक आया है। जनरली पेशेंट अगर एम्बुलेटरी है, कॉन्शियस है, ब्रीदिंग है, फट से हॉस्पिटल ले जाना है। वो लोग सीटी स्कैन करेंगे, डिफाइन करेंगे कि स्ट्रोक कौन सा है, ब्लीडिंग वाला स्ट्रोक है या क्लॉट वाला स्ट्रोक है। अगर ब्लीडिंग वाला स्ट्रोक रहता है तो ओपन करना होता है, क्रेनियोटोमी जिसको बोलते हैं, सर्जरी करते हैं, उससे ब्लड को इवैक्यूएट करते हैं, जो ब्लीडिंग हो रहा है उसको स्टॉप करते हैं और ब्रेन को क्लोज करते हैं। ठीक है, ब्लीडिंग केस में। और अगर एम्बोलिज्म है, थ्रोम्बोएम्बोलिज्म, ब्लड क्लॉट अगर मूव हुआ है, तो वहां पे फिर हम ब्लड थिनर्स देते हैं। ठीक है, एस्पिरिन इज वन ऑफ देम। और अगर रिस्पॉन्सिव नहीं है तो आइडियली गो फॉर सीपीआर। ठीक है, which of the following can cause a stroke? Clot in brain, clot in heart, clot in leg, clot in lungs. Stroke, clot in brain. ठीक है, what should your first action when treating electrical burn? Ensure that casualty is breathing, wash the burn with cold water, check the danger, ensure that contact with source is broken, check for level of response. C. ठीक है, ओपन फ्रैक्चर क्या होता है? फ्रैक्चर इन विच बोन एंड्स कैन मूव अराउंड। बोन के एंड्स है वो पूरे मूव हो रहे हैं बॉडी के अंदर। बी, फ्रैक्चर इन विच बोन इज एक्सपोज्ड एज द स्किन इज ब्रोकन। बोन बाहर आ गया स्किन के। फ्रैक्चर विच कॉजेस कॉम्प्लिकेशन सच एज पंक्चर्ड लंग। आसपास का बोन ब्रेक हो गया जिससे लंग पंक्चर हो गया, एयर जा आ रही है। फ्रैक्चर इन विच बोन हैज बीन बेंट एंड स्प्लिट। ठीक है, तो बी मे बी द ऑप्शन। ओपन फ्रैक्चर मतलब स्किन के बाहर आ जाएगा बोन। हमको अगर फ्रैक्चर हुआ है, स्किन के बाहर बोन दिख रहा है, ठीक है, जख्म हो गई है जिससे स्किन निकल गई है वहां की, तो दैट इज ओपन फ्रैक्चर। विच मेडिकल कंडीशन विल डेवलप फ्रॉम सीवियर ब्लड लॉस? शॉक, हाइपोग्लाइसीमिया, एनाफिलेक्सिस, हाइपोथर्मिया। सीवियर ब्लड लॉस, हाइपोथर्मिया नहीं हो सकता। ठीक है, एनाफिलेक्सिस एलर्जिक नहीं हो सकता, हाइपोग्लाइसीमिया शुगर कम वाला नहीं हो सकता, शॉक। ठीक है, ए ऑप्शन। व्हाट नेम्स आर गिवन टू 3 डिफरेंट डेप्थ्स ऑफ बर्न? ठीक है, ऑप्शन इज डी। डी डी डी। क्वेश्चन है व्हाट नेम्स आर गिवन टू 3 डिफरेंट डेप्थ्स ऑफ बर्न, और आंसर में सुपरफिशियल, पार्शियल थिकनेस और फुल थिकनेस है। अगर वो नहीं रहता तो ऑप्शन इज बी। ठीक है, उसने सीवियरिटी ऑफ बर्न नहीं पूछा, उसने डेप्थ ऑफ बर्न पूछा। तो सुपरफिशियल इज डेप्थ, पार्शियल थिकनेस इज डेप्थ एंड फुल थिकनेस इज अगेन डेप्थ। है वही, फर्स्ट डिग्री मतलब सुपरफिशियल, सेकंड डिग्री मतलब पार्शियल थिकनेस, बट क्वेश्चन उसने इन केस ऑफ डेप्थ पूछा हुआ है और यहाँ पे डेप्थ दी हुई है। ठीक है, तो हमको हमारे आंसर पूरे पढ़ने हैं। आगे सबको, उनके बच्चों को भी फेस करना है एमसीक्यूज, तो हमको सबसे पहले क्वेश्चन और उसका आंसर पूरी तरह पढ़ना है। ठीक है, हैसल नहीं करना है। बहुत सी बार 10 एमसीक्यू ऐसे ही रॉन्ग हो जाते हैं 200 में से। टॉपर वही होता है जो आंसर सही लिखता है और गलतियां कम करता है। यहाँ पे आंसर तो सही लिखा पर हमने गलती कम नहीं करी, गलती कर दी। 14वां क्वेश्चन, व्हाट इज अ फेंट रिस्पॉन्स टू। फिर से हमको ध्यान से पढ़ना है, फिर से
What is a faint? A response to fear, unexpected collapse, brief loss of consciousness or sign of flu. क्या है ऑप्शन? सी इज ऑप्शन. बी नहीं है. अनएक्सपेक्टेड कोलैप्स नहीं है. फेंट मतलब ब्रीफ लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस. वर्ड टू वर्ड डेफिनेशन वही है उसका. ठीक है. लास्ट क्वेश्चन. व्हाट स्टेप्स वुड यू टेक टू कंट्रोल ब्लीडिंग फ्रॉम अ नोज ब्लीड? ना, हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. बहुत अच्छा क्वेश्चन है. आंसर भी बहुत अच्छा है इसका. छोटी छोटी चीजें है पर बहुत इंपॉर्टेंट है. लास्ट चीज हम कवर कर लेंगे हमारे सीपीआर की. नोज ब्लीड हो रहा है, बहुत ही कॉमन कंडीशन है. नागपुर में 6 महीना गर्मी रहती है. नोज ब्लीड बहुत कॉमन है. व्हाट स्टेप्स वुड यू टेक टू कंट्रोल ब्लीडिंग फ्रॉम नोज ब्लीड? ऑप्शन ए, नाक में से ब्लीड हो रहा है, कौन से स्टेप्स लेंगे? ए है सिट कैजुअलिटी डाउन, लीन फॉरवर्ड एंड पिंच सॉफ्ट. कैजुअलिटी मतलब पेशेंट. सिट पेशेंट डाउन, लीन फॉरवर्ड, पिंच सॉफ्ट पार्ट ऑफ नोज. पेशेंट को बिठाना है, सामने झुकाना है, नाक के सॉफ्ट पार्ट को दबाना. नाक के 2 पार्ट है, नीचे वाला सॉफ्ट है, ऊपर वाला हार्ड है. ठीक है. 2 आंखों के बीच का हार्ड पार्ट है, नीचे का सॉफ्ट पार्ट है. बी ऑप्शन है सीट कैजुअलिटी डाउन, पेशेंट को नीचे बिठाना है, लीन बैकवर्ड, पीछे लिटाना है, एंड पिंच सॉफ्ट पार्ट ऑफ नोज. गड़बड़ नहीं करना है, किसी को गड़बड़ नहीं करना है. पहले चारों ऑप्शन पढ़ लेना है. सी इज लाई कैजुअलिटी डाउन एंड पिंच सॉफ्ट पार्ट ऑफ नोज. कैजुअलिटी को बिठाना है और जैसी कंडीशन है उसी में उसका नाक सॉफ्ट पार्ट दबाना है, पिंच करना है. और डी है लाई कैजुअलिटी डाउन एंड पिंच टॉप ऑफ नोज, मतलब हार्ड पार्ट को दबाना है. ठीक है. ये नीचे का सॉफ्ट पार्ट है, ऊपर का हार्ड पार्ट है. तो क्या ऑप्शन हो सकता है? व्हाट मे बी द एमसीक्यू आंसर? डी तो नहीं हो सकता. डी में क्या किया है उसने? पिंच टॉप ऑफ नोज, हार्ड पार्ट को तो दबा के कोई मतलब नहीं. ठीक है. तो डी बाहर कर देते हैं. लाई कैजुअलिटी डाउन एंड पिंच सॉफ्ट पार्ट ऑफ नोज. अब आगे पीछे किया है तो कुछ तो रीजन होगा. ठीक है. सीपीआर से रिलेटेड क्वेश्चन है. हमको क्या करना है? हमारा एयरवे ओपन करना है. एयरवे में नाक का ब्लीडिंग नहीं जाना चाहिए. एयरवे में नाक का ब्लीडिंग नहीं जाना चाहिए. क्या करना चाहिए? लीन फॉरवर्ड, पीछे जाएगा, पूरा ब्लड एयरवे में जाएगा. लीन फॉरवर्ड, जो भी आ रहा है वो सामने से नाक में से निकल जाएगा. और पिंच करना है नाक को. पिंच इसलिए करना है, जो भी डायलेटेड ब्लड वेसल्स है, जहां से ब्लीडिंग हो रहा है वहां पे हमको प्रेशर आएगा, जो हमने ब्लीडिंग पार्ट में सीखा था, कॉम्प्रेस. तो पिंच तो करना है, हार्ड पार्ट को नहीं करना है, सॉफ्ट पार्ट को करना है. जो ब्लीडिंग वेसल है वो दब जाएगी. ठीक है. और फॉरवर्ड आना है, जो भी ब्लड कलेक्ट होगा वो हम स्पिट आउट कर पाएंगे. ठीक है. पेशेंट स्पिट आउट कर पाएगा. एक रिकवरी पोजीशन दी थी हमने जिसमें पूरा ब्लड निकल जाएगा. सेम वही कंडीशन आएगी जब हम फॉरवर्ड बेंड करेंगे. सेम कंडीशन हमने बच्चों के इसमें देखी थी, चोकिंग में. ठीक है. बच्चे को उल्टा लिटाया था, सामने फॉरवर्ड किया. तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है. तीनों चारों चीजें एक साथ आई है इसमें. ठीक है. नोज को पिंच करना है क्योंकि हमको ब्लीडिंग को प्रेस करना है. हमको फॉरवर्ड बेंड होना है क्योंकि सारा ब्लड जो आया हुआ है वो हमको स्पिट आउट करना है. ठीक है. एयरवे में नहीं जाना है. तो ऑप्शन इज सिट कैजुअलिटी डाउन, पेशेंट को नीचे बिठाना है, लीन फॉरवर्ड, आगे झुकना है, और पिंच सॉफ्ट पार्ट ऑफ नोज. ठीक है. I think that is the end of the session. Thanks to all for your kind attention. एक मिनट. और कोई कॉमन कंडीशंस जिसके लिए आपको मन में कुछ विचार है, जो हेल्थ कंडीशन रिलेटेड है, हॉस्पिटल रिलेटेड है, हॉस्पिटलाइज होने रिलेटेड है, हार्ट का अवेयरनेस, ब्रेन का अवेयरनेस, कौन सी कंडीशन में क्या करना है, बाईपास, एंजियोप्लास्टी कब होती है, किसका क्या मीनिंग है, किसको बाईपास बोलते हैं, किसको एंजियोप्लास्टी बोलते हैं, कौन सी चीज कब करते हैं.
ये हेल्थ कार्ड है हमारे हॉस्पिटल की तरफ से। बीजेएस नागपुर जो भी सदस्य यहाँ पे करंटली प्रेजेंट है, उनको उनकी फैमिली के लिए ये हेल्थ कार्ड इशू किया जाएगा। ये हेल्थ कार्ड आप सबको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। फिलहाल वो प्रिंटिंग प्रोसीजर में है क्योंकि हमको शॉर्ट नोटिस पे ये प्रोग्राम अरेंज करना पड़ा। ये हेल्थ कार्ड में आपको 10% डिस्काउंट ऑन आईपीडी बिल्स एंड डे केयर प्रोसीजर्स, ओपीडी कंसल्टेशन में 50% ऑफ, 20% लैब इन्वेस्टिगेशन पे ऑफ मिलेगा और कार्डियक रिहेबिलिटेशन पे 20% ऑफ मिलेगा। जो भी प्रोसीजर अगर होती है, ऑपरेशन वगैरह होता है, उसमें भी आपको 10-20% डिस्काउंट मिलेगा। वेदर इट में भी एंजियोप्लास्टी के साथ में बाईपास और बाकी भी कोई भी ऑपरेशन होता है तो ठीक है। ओपीडी टाइमिंग्स क्या है? ऑफिस टाइमिंग्स जो टाइम हम बैंक में जाते हैं वो सारे टाइम्स, इमरजेंसी 10 to 5 और इमरजेंसी 10 to 7, 8 तक भी चलता है, ठीक है। और इमरजेंसी केयर के लिए 24/7। रजिस्ट्रेशन का कितना फीस होता है? रजिस्ट्रेशन फॉर विच प्रोसीजर? पेशेंट ओपीडी। ओपीडी 200 रजिस्ट्रेशन है फर्स्ट टाइम और 600 कंसल्टेशन के लिए। ठीक है। थैंक यू सर फॉर एक्सप्लेनिंग। कर लो ना। Thank you, sir, for explaining us all the things about first aid. We will always be grateful to you. Now I request Dr. Sumita Ji Jogar to do announcement regarding free distribution of Ayurvedic medicine. आप सभी को जय जीवन। बहुत अच्छा सेशन हुआ है। उसके बाद में मैं 1-2 मिनट का आपको अनाउंसमेंट करती हूँ। आयुष मिनिस्ट्री ने प्रिवेंशन ऑफ कोरोना एंड ट्रीटमेंट ऑफ कोरोना के लिए एक संजीवनी बटी करके लॉन्च किया है। 1 साल पहले से इसके ट्रायल्स हो चुके हैं और 3 मंथ्स का इसका डोज होता है। 1 बीडी, 1 गोली सुबह शाम 18 साल के ऊपर के लोगों के लिए। तो इस पैकेट में 3 महीने का डोज है। तो ये एक अच्छा इम्यूनो बूस्टर है जिसके अंदर गिलोय का एक्सट्रैक्ट निकाल के उसकी टैबलेट बनाई गई है। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट से ही अपने को मिली है। तो मैंने उसका पूरा प्रोसीजर करके अपने बीजेएस नागपुर सेंट्रल के लिए ये मंगवाया है। इसके लिए उनके ऐप में हमको डिटेल्स अपलोड करना पड़ता है, मोबाइल नंबर, आधार नंबर, एड्रेस। तो वो इन्फॉर्मेशन हमने आपसे ले ली है और एक आधार नंबर पे हम 4 लोगों के लिए ये देते हैं। तो मैं चाहूंगी कि आप सभी लोग इसे लिए और खास करके आपके हॉस्पिटल स्टाफ के लिए भी आप ले जा सकते हैं और इससे फायदा अच्छा होता है लोगों को। जैसे किसी के आयुर्वेदिक होम्योपैथी एलोपैथी ट्रीटमेंट्स ऑलरेडी चल रहे हैं तो उसके कॉम्बिनेशन में ये चल ये है ना, बहुत बड़े लेवल पे मल्टी सेंट्रिक ट्रायल्स हो चुकी है। मतलब जैसे किसी का तो कोई का या किसी का एलोपैथी उससे कुछ नहीं होता है। ये एकदम हर्बल है और ये सेफ है। तो इसको ऐसा भी नहीं कि वो दवा के साथ में भी ड्रग इंटरैक्शन वाला भी प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर। दिन में 2 बार लेना है, 1-1 टैबलेट सुबह शाम। ऐसा कुछ नहीं, आप टाइम फिक्स कर लीजिए अपना और उसी समय लीजिए, 12 घंटे का अंतर रख के। थैंक यू। तो अभी टाइम आ गया है लकी ड्रॉ निकालने का, जिसका हम सबको बेसब्री से इंतजार था। I invite Mrs. Avnishi Badani for announcing lucky winners of lucky draw. जय जिनेंद्र। थैंक यू डॉक्टर छाजेड़ जी, आपका बहुत अच्छा सेशन रहा। और हमारे काफी मेंबर्स आ नहीं पाए ड्यू टू पैंडेमिक फियर, बट हमने उनको आपका लाइव स्ट्रीम दे दिया तो प्रॉब्लम उन्होंने वहाँ से तो एक्सेस किया होगा। फ्यूचर के लिए भी उनके पास है अभी लिंक, लेकिन एक्सेस एनी टाइम। यहाँ पे जितने आए हुए हैं, न्यू ईयर का ये फर्स्ट इवेंट है हमारा बीजेएस नागपुर सेंट्रल लेडीज विंग का।
तो वी थॉट कि सबको कुछ ना कुछ मिलना चाहिए, आए हैं अपना एफर्ट्स लगा के। जो घर बैठे उनका बैड लक हार्ड लक है, बट जो यहाँ है उनके लिए तो अपॉर्चुनिटी रहनी चाहिए। एंड जनरली लेडीज का एक ये रहता है कि कोई एक लेडी ऐसी नहीं होगी जिसको ज्वेलरी नहीं पसंद है। एंड आज के जमाने में जब सोना 55,000 प्लस जा रहा है तो ऑब्वियसली यू गेट डाइवर्टेड टू द आर्टिफिशियल इमिटेशन ज्वेलरी। तो हमारे आज के ये प्रोग्राम के लिए गिफ्ट स्पॉन्सर मिले हैं श्री प्रदीप जी बदानी। इनका होलसेल का बिजनेस है, फैशन ज्वेलरी है पूरी। तो उन्होंने यहाँ पे जितने पार्टिसिपेंट्स है सभी के लिए 25% ऑफ डिस्काउंट कूपन्स रखे हैं। आप कुछ भी परचेज करने जाते हो उनके वेंचर पे तो यू गेट फ्लैट 25% डिस्काउंट। आपको ऐसा नहीं है कि थाउजेंड ऑफ रुपीज की शॉपिंग करनी है तो ही 25% मिलेगा। 100 रुपए का भी लेने जाओगे तो आपको 25% मिलेगा। तो उसके लिए हमने आपका डेटा लिया हुआ है, डिजिटल कूपन वाउचर्स है, इको फ्रेंडली रहना चाहिए, पेपर वेस्ट नहीं करना चाहिए इसलिए। तो सबको बाई इवनिंग आज शाम तक या कल मॉर्निंग तक आपको डिजिटल कॉपीज मिल जाएंगे। तो जिनके भी फोन नंबर हाँ रजिस्टर में नहीं लिखे प्लीज आप नोट डाउन करा देना, वहाँ पे आपको आपके कस्टमाइज वाउचर्स मिल जाएंगे। उसके अलावा इतना पेशेंसली सुनने के लिए सबने इतना पुरुषार्थ किया तो आपका लकी ड्रॉ निकालते हैं। लेट्स सी आज नए साल के लकी विनर्स कौन है। उनके लिए ये गिफ्ट वाउचर्स है ₹500। ये आपको फ्री शॉपिंग मिलेगी उनके वेंचर पे जाने के बाद। लिखवा देना। और जाने से पहले और एक छोटा सा 2 मिनट का इवेंट बचा है तो प्लीज। Now I invite Mrs. Pooja Ji Oswal for vote of thanks. Thank you दीपाली। श्रवण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि सा वंदन। जय जिनेन्द्र सभी को। It is my immense pleasure to deliver the vote of thanks for this event to the doctor and his team to give their precious time from their busy schedule. I thank Dr. Gaurav Chhajer and the nursing staff consisting of Kalpana ji Rukmangar, Gayatri ji Girpunji, and Mr. Tushar ji Kambi. I also thank the event manager, Mr. Lalit ji Tawari. I would like to thank DJs Nagpur Central President Mr. Anand ji Ostwal and Executive Member Pradeep ji Badani. I would also thank our team coordinator Mrs. Dipali ji Kochar for her great efforts. Last but not the least, I thank all the DJs members, ladies wing members and present members and IMA hall also. Thank you.